हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। या आप क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है। अब इसको मैं तुमको समझाता हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई तार है, जैसे मान लो तार का कुछ न कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, ओके। तार का क्या होगा, अपना कुछ न कुछ। मान लो इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, ओके, तार से। इस तार का रेजिस्टेंस है आर। तुमको पता है ना, जब हम रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा पैदा होगा। जैसे मोटा तार बहुत कम गर्म होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और पतला तार जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस को पहचानना है तो पता कर लो कि वो कितना हीट अप हो रहा है। क्यों हीट होता है, सोचो तो। क्योंकि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा, कॉलिजन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई चीज को तुम मारो, हाथ में मारो या कोई चीज को फेंको या थप्पड़ मारो, किसी का गर्म हो जाता है वहां पे जहां वो लगता है, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब जब तुम दौड़ोगे, जब हम यहाँ दौड़ेंगे एकदम तेज दौड़ रहे हैं, तुम्हें रास्ते में आगे टक्कर लगा तुमको, तो मेरी स्पीड घटेगी ना, ऑब्वियसली मेरी एनर्जी घटेगी। मेरी एनर्जी जो घटेगी वो तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारे हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तुमको चोट लगेगा, ओके। तुम्हारी एनर्जी थोड़ी चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। वैसा ही है, जब भी करंट किसी रजिस्टर से फ्लो करता है तो उसमें हीट पैदा होता है। सर क्यों? ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में बोलो कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हीट पैदा होता है, समझिए। और ये जो हीट पैदा होता है, इस घटना को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, नाम है उष्मीय प्रभाव, उष्मा उत्पन्न होता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, या तापीय प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन अ करंट is flowing through a wire या resistance, then the production of heat is called heating effect of electric current। यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। कि बताओ हीट जो पैदा होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? हीट जो पैदा होगा, हीट पैदा होगा ना इसके अंदर, किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा तुमको आई पे, करंट पे। करंट ज्यादा दोगे तो ज्यादा चार्ज जाएगा, ज्यादा चार्ज जाएगा तो ज्यादा कॉलिजन होगा, ज्यादा कॉलिजन होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगा, ओके। ध्यान ना। तो पहली बात तो करंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? साइंटिस्ट ने हमें बताया कि करंट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर तुमने करंट को डबल कर दिया तो हीट 4 गुना हो जाएगा, अगर तुमने करंट को ट्रिपल कर दिया तो हीट 9 गुना हो जाएगा। ध्यान दो। तो हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट ज्यादा हीट ज्यादा, करंट कम हीट कम। उसके बाद रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बोलो? सोचो कि इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब कि ज्यादा कॉलिजन होगा, ज्यादा कॉलिजन होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगा, इसलिए तो हीट पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तुम सोचो, एक मोबाइल को तुम आधा घंटे के लिए चार्ज कर रहे हो, एक मोबाइल को तुम 1 घंटे के लिए चार्ज कर रहे हो, कौन ज्यादा गर्म होगा? ज्यादा देर तक चार्ज करोगे तो ज्यादा गर्म होगा। तो वही टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम ज्यादा हीट ज्यादा, टाइम कम हीट कम। तो यही है। तो हीट जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी, एक कांस्टेंट टर्म टी लगाते के का वैल्यू 1 हो जाता है यहाँ पे, ओके। यही फॉर्मूला बनता है, यही फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है। तो तुमसे पूछा जाए, बताओ कि किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा? तो बोलोगे आई स्क्वायर आर टी। अगर उस वायर का रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक फ्लो किया जा रहा है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। कौन लॉ? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल सकते हो, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो जिसमें हीट पैदा होता है, इस घटना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें जूल्स लॉ है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग का जूल्स लॉ, उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का जूल्स लॉ, ये जूल्स का नियम है। जूल्स का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक कर रहा है, कहां तक कर रहा है? देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर इज एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, हीट को अगर तुम देखोगे तो 3 चीज डिपेंड कर रहा है, आई पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, टी पे भी डिपेंड कर रहा है, ओके। तो अगर तुम आई के साथ रिलेट करोगे तो आर और टी को कांस्टेंट रखोगे, अगर आर के साथ अगर तुम रिलेट करोगे तो आई और टी को सेम रखोगे, और टी के साथ अगर रिलेशन बता रहे हो तो आई और आर को सेम रखोगे, ऑब्वियसली वही लिखा हुआ है कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट जब आर और टी कांस्टेंट हो, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जब आई और टी कांस्टेंट हो, एच प्रोपोर्शनल टू टी,
आई और आर कांस्टेंट हो, ठीक है। इसी को लगा करके यहाँ पर हमने लॉ लगा दिया। ओके चलो यहाँ जाओ भाई, यहाँ से के लगाया, के का वैल्यू 1 होता है, इस आई यूनिट के सिस्टम है, इसलिए एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रूफ देखोगे अगर तो हीट, देखो हीट एक तरह का एनर्जी तो है, हीट एनर्जी। तो ऊर्जा के लिए हम बोले थे ना, जो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होगा भाई डब्ल्यू वर्क के लिए होगा। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अरे वायर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है, वायर में करंट इसलिए फ्लो कर रहा है सर क्योंकि वायर में दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो कुछ ना कुछ क्या है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो यानी ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो करंट हाई से लो फ्लो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके तो V इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू, डब्ल्यू क्या हुआ भाई, हीट प्रोड्यूस। तो हमने W की जगह H लिख दिया। अब V की जगह V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम का नियम पढ़े हो, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, और चार्ज I बराबर तो बचपन से फॉर्मूला पढ़े Q बाई टी होता है ना, तो Q इक्वल टू हो गया आई टी, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर आई टी रख दो, तो V इक्वल टू आई आर है, Q की जगह आई टी, फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। मैंने ये जूस लॉ के फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जल्दी बताओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म हो जाता है। किस पर डिपेंड करता है हीट, सर इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तुमको क्या होगा, चार चीज में से मान लो कि तुमको करंट दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, ओके, तो तुम आराम से हीट निकाल सकते हो, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। मान लो हीट दे दिया, करंट दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, तो आई निकाल सकते हो। अरे समझ रहे हो, जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओके एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलूँ कि जैसे कि एक कोई तार है, ओके, उसमें करंट 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके, एक रेजिस्टेंस है 5 एम्पियर करंट फॉर 20 सेकंड, या 20 सेकंड छोड़ो, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 मिनट तक फ्लो कर रहा है, ओके। इन रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया मान लो कि 4 ओम, कितना ओम रेजिस्टेंस, चलिए क्वेश्चन दे दिया 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 मिनट तक एक 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो बताओ हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो सर फॉर्मूला बहुत आसान है, H इक्वल टू आई स्क्वायर, बोलो आर टी। कुछ न्यूमेरिकल बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल से बना लिया करो। आई का वैल्यू बोलो, आई का वैल्यू 5 एम्पियर, अरे बोलो ना, आर का वैल्यू बोलो 4 ओम, ओम को छोड़ना, और टाइम कितना है 2 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं रखना है, सेकंड में रखना है, ऐसा यूनिट में रखना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो गया। आप कैलकुलेशन कर लो, 25 चौका 100, अब 12 पे 2 क्या जीरो है, अरे 25 चौका 100, 100 पे 2 जीरो, यहाँ पे 12 पे और जीरो, इतना जूल हो जाएगा, इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो 12 किलो जूल। क्या लिख सकते हो इसको बताओ, इसको तुम आंसर में क्या लिख सकते हो 12 किलो जूल। अरे 1000 को 1 किलो बोलते हैं ना, तो इसको 12 किलो जूल बोल सकते हो। 12 किलो जूल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दे, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, मान लो बोल दे क्वेश्चन में, सुनो उल्टा कर दे क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन मैंने ये तुमको एग्जांपल दिया है, क्या दिया बोलो, एग्जांपल दिया। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सुना, चलो क्वेश्चन देखो। अगर मैं बोलूं कि इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 12 किलो जूल एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन फॉर मिनट, 2 मिनट तक, 2 मिनट तक इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो बताओ कितना करंट चाहिए, कितना करंट है वो उससे पास करेगा। करंट पूछ रहा है इस बार, क्या पूछ रहा है, तो हीट दे दिया, इस बार हीट कितना दे देता हूँ 12 किलो जूल, एसआई यूनिट में बदल दो, एसआई यूनिट में 12,000, अरे 1 किलो जूल में कितना होता है 1000 ना, चलो हो गया, कोई दिक्कत किसी को। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम, और टाइम कितना दे दिया 22 मिनट, तो 2 मिनट को कन्वर्ट कर दो किस में, 120 सेकंड हो गया। अब मुझे आई चाहिए था, पहले फॉर्मूला लिखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई को चाहिए ना, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, H बाई आर टी, H बाई स्क्वायर हटा दो तो रूट चलेगा, है ना, रूट चला दो, H बाई आर टी। H का वैल्यू बोलो, H का वैल्यू H का वैल्यू दे दी, H का वैल्यू बोलो 12,000 बट्टा, R का वैल्यू बोलो 4, और T का वैल्यू बोलो 120, 120 कैंसिल, 25 चौका 100, कितना हो जाए 25, 25 का स्क्वायर वर्गमूल बोलो 5 एम्पियर। बता मुश्किल था, बस खाली ऐसा यूनिट में डाल दोगे। तो ऐसा ही कोई 4 चीज में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, तो चौथी चीज
बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने तुमको करवाया, अरे समझे बच्चा वाला। तो हीट क्लियर हुआ, हीट क्या होता है? चलो चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट समझा दिया। हीट प्रोड्यूस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, हीटिंग का जूल्स लॉ है। ओके, अगर एग्जाम में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा जाए तो बता दो, लेकिन डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा हुआ, फॉर्मूला से पूछा हुआ बता दिया। यहाँ तो H = I² प्रूव कर दिया। ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या बता, क्या ये इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर होता क्या सर? ये इलेक्ट्रिक पावर होता क्या सर? ध्यान सुनना, जैसे बल्ब के ऊपर देखते हो लिखा रहता है 100 वाट 10 वाट, समझो 10 वाट का बल्ब है, क्या मतलब है? देखो बताता हूँ क्या मतलब है, समझो समझो। जैसे मान लो कोई बल्ब है, ठीक है, कोई बल्ब है, इसमें लिखा हुआ 10 वाट, क्या लिखा हुआ? 10 वाट, कैपिटल लिखा हुआ, कैपिटल 10 वाट। बल्ब के 10 वाट का बल्ब होता है, अलवा है। बल्ब बना दिए सिंपल, चलो ना सिंपल बल्ब है, इसके लिए भी चलो अब जला दिया बल्ब को, ठीक है कोई बात नहीं, चलो वैल्यू नहीं हटा, ठीक है, ठीक है गाइस, चलो ठीक है। तो ये बल्ब है 10 वाट का बल्ब है, कितना वाट का बल्ब है? 10 वाट का बल्ब। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग बताओ, बल्ब क्या है बताओ, बल्ब क्या है? वो एनर्जी खाएगा कि एनर्जी देगा? सोर्स है कि लोड है? लोड है, एनर्जी खाता है बल्ब, बल्ब पंखा ये सब लोड है, बिजली खाता है, सब बिजली खाता है। 10 वाट का मतलब समझते हो क्या होता है? 10 वाट का मतलब होता है कि ये जो वाट है वो पावर है, पावर बताता है कितना तेजी से एनर्जी खाएगा या देगा। अगर सोर्स होगा तो एनर्जी देगा, अब जो लोड होगा वो एनर्जी खाएगा, खपत करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये तो लोड है, तो इसके लिए क्या बोलोगे कि 10 वाट का मतलब कि ये 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी खाएगा, खपत करेगा, कंज्यूम करेगा। अगर कोई बल्ब है जो 100 वाट का है, कितना वाट का था बताओ? 100 वाट का, कितना वाट का था? बड़का बल्ब बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये 100 वाट का बल्ब है, जो ठंडा के मौसम में हम लोग लगाते हैं, कहाँ? वॉशरूम के अंदर नहीं लगाते हैं, ठंडा में वॉशरूम में लगाते हैं लोग, रूम में भी लगाते हैं, सोने टाइम में नहीं लगाते हैं, गर्म करने के लिए। ओके, 100 वाट का बल्ब, इनकैंसिडेंट बल्ब कहते हैं इसको, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये 100 वाट का जो बल्ब है क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी खाएगा, 1 सेकंड में कितना खाएगा? 100 जूल, यानी ज्यादा बिजली उठाएगा तुम्हारा। ये 10 वाट का 1 सेकंड में 10 जूल खाएगा, ये 1 सेकंड में 100 जूल खाएगा, तो वाट वो तो 20 वाट का है, ठीक है। ये 25 वाट का, ठीक है, सॉरी 15 वाट, 15 30 वाट हो जाएगा, दूसरा है इसलिए, चलो 15 वाट का, एक 15 वाट का, 25 वाट का, चलो सब पे वाट लिखा रहता है। पावर से क्या होता है कि पावर को रिलेटेड, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 10 वाट का बल्ब है, तो 1 सेकंड में कितना खाएगा बताओ? 10 जूल एनर्जी। अब मैं बोलूँ कि चलो ये 1 मिनट तक चलेगा तो कितना होगा? सर 1 मिनट तक 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड, 1 सेकंड में 10 जूल खा रहा है, तो 60 से गुना करना पड़ेगा, 60 दाएं, ओके 600 जूल खा लेगा। ओके, जूल बहुत छोटी एनर्जी है, चिंता नहीं करो, यूनिट में हम लोग यूज इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बिल लाता है ना यूनिट में, तो बताने वाला हूं अभी। इतना समझ में आ गया पहले बात, वाट क्या होता है, पावर क्या होता है? पावर क्या करते हैं, कितना एनर्जी खा रहा है यूनिट टाइम में। मान लो कि मैं बोलूं कि ये सुन 10 सेकंड में 100 जूल खा रहा है, कितना सेकंड में? 10 सेकंड में 100 जूल, तो 1 सेकंड में कितना? 10 जूल। 100 को 10 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी वो खा रहा है उसको टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो टोटल कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, क्या बोलोगे? पर यूनिट टाइम। ये बोलो या ये बोलो कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से एनर्जी खा रहा है। ओके, उस समय से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? कितना तेजी से एनर्जी खा रहा है। कुछ समझे? तो मैं यहां लिख देता हूं, लो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है, डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बताओ? विद्युत शक्ति। क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर को मैं पी से लिखूंगा, ठीक है। विद्युत शक्ति, जल्दी बोलो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा बेसिक चीज से बता दूंगा, पूरा समझो अच्छा से। विद्युत शक्ति क्या चीज बोलते हैं हिंदी में? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? बोलो। अरे एसआई यूनिट वाट है, देखो ना लिखा हुआ वाट, वो वाट मतलब जूल पर सेकंड, ठीक है। ये तो गारंटी है, तो क्या पहले लिखते हैं, पहले डेफिनेशन सुनो, क्या लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिखते बोलो? डेफिनेशन। क्या लिखो? जल्दी लिखते, जल्दी बताओ सर, डेफिनेशन हो जाएगा इसका, डेफिनेशन बता दो, बहुत इजी डेफिनेशन है। द रेट ऑफ, बोलो रेट मतलब रफ्तार, कितना तेजी से खा रहा है। अगर किसी का मोल मैं बोलूं पावर ज्यादा है,
मैंने इसका मतलब है कि वो ज्यादा तेजी से एनर्जी खा रहा है, कम टाइम में ज्यादा खा रहा है। अब किसी का पावर कम है मतलब कि वो स्लो खा रहा है, ज्यादा एनर्जी नहीं खा रहा, कम समय में कम ही खा रहा है। चलो द डेफिनेशन निकालेगा, द रेट ऑफ, बोलो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन किसके लिए, लोड के लिए है ना। कंजम्पशन मतलब खर्च होने की दर, खपत होने की दर, हिंदी बोलते उपभुक्त होने की दर, उपभुक्त मतलब उपभोक्ता, सुनते हो ना, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जैसे हम लोग कंज्यूमर है, जैसे उसमें बिल पर लिखा था कंज्यूमर नंबर, सीए नंबर। सीए क्या है, अरे भाई कंज्यूमर नंबर होता है, तो कंज्यूमर नंबर नहीं लिखा था उस पे हमारे बिजली बिल पे, सॉरी मीटर पे, तो कंज्यूमर नंबर, ओके कंज्यूमर बिल सुनते ना, तो सीए नंबर बोलते ना भाई। तो कंज्यूमर तो कंज्यूम करने वाला, कंज्यूम क्या चीज का, एनर्जी का कंज्यूम करने वाला, कंजम्पशन, डिवाइस एनर्जी खाएगा, लोड है तो कंजम्पशन, जो सोर्स होगा वो एनर्जी देगा, उसके लिए भी लोड पावर डिफाइन करते हैं, मैंने सोर्स के लिए पावर, जैसे बैटरी एनर्जी देता है, अरे सेल बैटरी देता है, तो उसके लिए क्या बोलोगे, द एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बोलोगे, सप्लाई बोलोगे, उसके लिए सप्लाई करता है, वो एनर्जी देता है या प्रोडक्शन करता है, ये बोलो प्रोडक्शन देना करना, ओके। द एनर्जी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसके लिए इस्तेमाल करो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मैं लिख देता हूँ द रेट ऑफ कंजम्पशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज बताओ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ओके। कंजम्पशन किसके लिए, कंजम्पशन किसके लिए, ले लो लोड के लिए, और प्रोडक्शन किसके लिए, सोर्स के लिए, जो सोर्स है जैसे सेल है ना, ओके। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ओके, इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर, ठीक है। इसको अच्छा सा और मैं कर देता हूं थोड़ा सा, पावर समझ में आया, समझ में आया, मैं पावर इसको हटाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं लोड, ठीक है, अब फिर यहां लिख देता हूं और मैं क्या लिखें बताओ, प्रोडक्शन, क्या क्या चीज का प्रोडक्शन, सही लिखे गलत लिखा, बाय लोड, बाय लोड, अब बताओ बाय सोर्स, खत्म। चलो द रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ, हाँ कोई बात नहीं, उसको मार देंगे, ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन देखो, हाँ चलेगा, इलेक्ट्रिक पावर या पावर को दिक्कत, ठीक है। द रेट ऑफ, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो इलेक्ट्रिक पावर जाएगा, अब मैग्नेटिक एनर्जी को अगर करेगा तो मैग्नेटिक पावर जाएगा, किसी टाइप का भी हो सकता है, पावर किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए डिफाइंड है, बट यहां पर हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पावर, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी लग दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। द रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन, कंजम्पशन किसके द्वारा, लोड के द्वारा, प्रोडक्शन को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ओके। इस कंजम्पशन को ना ये भी बोलते हैं डिसिपेशन, ओके, डिसिपेट करना, माने कि वो एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, माने एनर्जी हमारा लॉस कर रहा है, बिजली खर्चा ना हो रहा है, पैसा ना लग रहा है, तो कभी कभी लिखते हैं, बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन, डिसिपेट मतलब एनर्जी का लॉस होना, खाना, खपत करना, ठीक है, डिसिपेट होना, क्षय होना, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते ना कि जैसे हीटर में हीट पैदा होता है, तो हीट हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो बोले कि एनर्जी खा रहा है, खपत हो रहा है, उसके लिए बोलेंगे कंजम्पशन। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो मोबाइल चार्ज कर रहा है, मोबाइल फालतू में इतना गर्म हो रहा है, जो मोबाइल ज्यादा गर्म हो रहा है वो ज्यादा एनर्जी खा रहा है, फालतू में खर्चा हो रहा है, जो कम गर्म हो रहा है वो कम एनर्जी खा रहा है, तो बताओ, तो एनर्जी जो मोबाइल गर्म हो रहा है, उस गर्मी का तुम कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, उसका उस मोबाइल की गर्मी से तुम अपने आप को, बॉडी को गर्म कर सकते हो क्या, अपने ठंडा को खत्म कर सकते हो, अरे तुम्हारे ठंडा के मौसम में तुमको बहुत ठंडा लग रहा है, तुम चारोगे मोबाइल को चार्ज करे, आग तपले हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कपड़ा उसको प्रेस कर सकते हो उससे, लेकिन वही इलेक्ट्रिक करंट में वही हीट का इस्तेमाल करके कपड़ा प्रेस कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ाया था अभी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पढ़ाया ना, वो हीट जो पैदा होता है, वो हीट हमारे लिए कभी कभी काम का भी है, कभी कभी मैंने बेकाम का, फालतू में बर्बाद हो रहा है, जैसे मोबाइल गर्म हो रहा है झूठो का, फालतू में पंखा बहुत देर तक चालू करके छोड़ो, पंखा कुछ में अंदर का मशीन सब गर्म हो जाता है, पंखा बराबर, पंखा सब डिवाइस सब मोटर सब बहुत गर्म हो जाता है, तो गर्म होने का मतलब क्या है कि वो हमारे लिए फालतू में एनर्जी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसिपेट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, डिसिपेट क्या बोलोगे, डिसिपेट, यस डिसिपेट, DISSIPEIT, डिसिपेट हो रहा है, PAT, डिसिपेशन मतलब होता है ऊर्जा बर्बाद होना, ठीक है, वर्ड याद होना। बट यहाँ कंजम्पशन और प्रोडक्शन क्लियर हो गया, पावर। अब पावर का फॉर्मूला देखो, खाली E बराबर WI T,
W की जगह तुम चाहो तो एनर्जी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तो मैंने बोला एनर्जी वर्क डन सब सेम ही है, बोले थे ना, बोले थे, तो एनर्जी लिख सकते हो। ओके, क्या चीज बराबर? पावर बराबर कि एनर्जी को टोटल टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, पावर निकल जाएगा। नहीं समझे? अरे पावर समझे क्या? वो पावर, पावर इक्वल टू एनर्जी बट्टा टाइम, टाइम से भाग करना पड़ेगा। ओके, अब इसको अगर एनर्जी निकालना है, क्या निकालना था? तो पावर को टाइम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? पावर से क्या चीज का जानकारी मिलेगा? पावर से जानकारी मिलेगा सर एक सेकंड में कितना एनर्जी खपत हो रहा है या दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब बताओ, मैं तो बोलूं कि किसी डिवाइस का पावर बल्ब 10 वाट का है, कितना वाट का है? हम बोले कि 2 सेकंड तक यूज हो रहा है, बताओ कितना एनर्जी खाएगा? तो तुम बहुत कॉमन से सोच सकते हो कि 2 सेकंड तक, यानी पावर 10 वाट है, यानी कि 1 सेकंड में 10 जूल खड़ा होगा, कि 1 सेकंड के हिसाब से होता है पावर ना, तो यानी 2 सेकंड में 10 ना 20, यानी तो टाइम को तुमको पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी मिल जाएगा। समझे? तो पावर मतलब 1 सेकंड में दे दिया तुमको। अगर मैं बोलूँ कि इसका बल्ब का कितना पावर है, तो बोलो 100 वाट। सर 100 वाट दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ उस पर। इसको बोलते हैं कि बल्ब पे रेट क्या है, तो मैंने बल्ब के ऊपर लिखा है, तुम खरीद के लाते हो ना, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, बल्ब के डब्बा पे 100 वाट का बल्ब है, ओके, तो लिखा रहता है, उसको बोलते हैं रेटिंग पावर। कौन पावर? रेटेड पावर। अब ये पावर कितना खाएगा वो तो तुम्हारे एनर्जी पर डिपेंड करता है, कितना देर तुम यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ओके, बट ये रेटेड पावर है, रेटिंग पावर जो कंपनी हमको लिख करके देता है, रेटिंग पावर। ठीक है, रेटिंग पावर 100 वाट का, मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी खाएगा? 100 जूल। मैं बोलूं कि 5 सेकंड तक यूज हुआ ये बल्ब, प्रकाश बल्ब, कितना एनर्जी खाएगा? 500 जूल। क्यों? क्योंकि तुमको पावर मालूम है कि 1 सेकंड का है, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगा। तो याद ना, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब बताओ, चलो पावर की बात कर लेते हैं। और पावर का एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैं खाली पावर लिख रहा हूं, ठीक है। इज वॉट, क्या होता है बताओ? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाट। वाट, अब वाट को लिखते कैपिटल डब्ल्यू ऐसा। पावर का एसआई मात्रा क्या होता है? जल्दी बोलो, मैं बोल तो रहा है, क्या लिखा हुआ है? वाट, उसी को जूल पर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, 1 वाट कितना होगा बताओ? 1 वाट को बोल सकता है, 1 वाट कितना होगा? 1 वाट कितना होगा? 1 जूल बटा 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में कोई डिवाइस या कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस किस बोलते हैं? एप्लायंसेस भाई, ये डिवाइस, आपको ऐसे पंखा, ये सब एप्लायंसेस हुआ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ। इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलो या इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बोलो, चलेगा। ठीक है, एप्लायंसेस। ओके, तो 1 वाट मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खपत कर रहा है। 2 वाट मतलब 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी। 3 वाट मतलब 1 सेकंड में 3 जूल एनर्जी। 10 वाट मतलब 10 जूल एनर्जी। 100 वाट मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी। इतना देर क्या लगा रही हो? 500 वाट मतलब 1 सेकंड में 500 जूल एनर्जी। 100 वाट मतलब 1000 वाट मतलब 1000 वाट। 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी। तो इतना देर क्या बोल रही है? इतना देर लगा सांस डूब जाएगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, बताओ? वाट। क्या होता है? वाट। पहले इसको छोटका बल्ब इधर लाता है, हाँ, ये बड़का बल्ब बेटी तुम्हारे साथ में ये देंगे, अभी बोल दिया 1 जूल, सॉरी 10 जूल ना, 10 जूल पर सेकंड है ना। ये बोलो, इसका मतलब बोलो 100 जूल पर सेकंड। सिर्फ एक पीस और का रूम सजाने के थोड़ी वॉशरूम के लिए देंगे, तो ताकि वो वॉशरूम में गर्म रहे, इसको हस्बैंड की जरूरत ना पड़े, तो कल की तरह फिर मजा आ गया। लेकिन मूवी देख करके हमको नहीं अंदाजा था कि मूवी में ऐसा भी सीन होगा। सबसे ज्यादा तो मजा तुम ही लोग कर रही थी, हमको बोल रही है, हम तो पीछे अपना काम भी कर रहे थे कुछ कुछ। का हम चुरा चुरा के देख रहे थे, लेकिन फोकस नहीं था मेरा। नेचर कभी इंसान थोड़ी बदल सकता है, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे, काहे बदलेंगे? हमारा नेचर ये इसी से है, हम इंसान है तो। चलो ठीक है, आजा आजा। कुछ कुछ निकलेगा अभी मेरे मुंह से, इसलिए बोले नहीं बुलवा ज्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा फिर मेरे मुंह से। कंट्रोल करें क्यों, कंट्रोल क्यों है हम अभी। ठीक है, चलो ठीक।
तो ये हो गया, सुन नहीं बोलो, बोलो देखो। अब ये तो हो गया पावर का एसआई यूनिट वाट, जो कि 1 जूल पर सेकंड है। ओके, अब मैं तुमको कुछ यूनिट लिख देता हूँ, जैसे 1 किलोवाट, बड़ी ये बड़ी यूनिट है किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब समझे 10 का पावर 3 वाट, 1000 वाट। 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलो वाट। ओके, एक होता है 1 मेगावाट पावर, मेगावाट नाम सुने हो? मेगावाट 10 का पावर 6, जिसको 1 मिलियन बोला जाता है। ओके, इसको मेगावाट, मेगावाट। ओके समझिए। एक होता है, इसको पढ़ो, इसको कवर हुआ पढ़ो, 1 गीगावाट, क्या बोलते हैं इसको? गीगा, जिसको हम लोग बिलियन बोलते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ओके, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9 होता है ये, ठीक है। एक होता है टेराबाइट, टेरावाट, टेरावाट, हाँ 10 का, ट्रिलियन बोलते हैं, 10 का पावर 12 वाट, याद रहेगा। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसको बोलते हैं मेगा, इसको गीगा, गीगा को जीजा बोल सकते हो, जीजा, GIGA, जीजा, तो ये गीगा, GI तो वही को याद करने का तरीका है, गीगा। आजकल तो जीजा जो है जीजू हो गए, तो आप जीजा को गीगा कहने बोल सकते हैं, बोलो गीगा, ठीक है। उसका पावर इतना ही होता है जीजा का, नया नया जीजा का पावर इतना ही होता है घर में। तो 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 का पावर 6 वाट, और 1 गीगावाट 10 का पावर 9 वाट, और 1 टेरावाट इज 10 का पावर 12। ओके, T for 12 याद आएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, इतना हो गया पावर का। अरे पावर का यूनिट हो गया, बोल नहीं रहे हो। अब एक कमाल की बात बताऊं तुमको, कमाल की बात बताने वाला, ध्यान सुनना। दो वाट पावर की यूनिट है, किलोवाट भी पावर की यूनिट है, वाट है कि एसआई यूनिट है, ठीक है। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ओके, ये सभी तुम्हारा पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एक और यूनिट बताता हूँ। एक होता है हॉर्स पावर, क्या होता है? जिसको एचपी बोलते हैं, एचपी। एक और यूनिट है हॉर्स पावर, क्या पावर बताओ? हॉर्स पावर। देखो ना इधर, घोड़ा शक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घोड़ा शक्ति। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एक कोई और भाषा में इसको घोड़ा को अश्व भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हैं। एक एचपी में 746 वाट होता है, कभी कभी पूछ देता है और एमसीक्यू में। एक, अरे तुम लोग ये खरीदते हो ना, जैसे मोटर हम लोग नहीं खरीदते हैं घर के लिए, तो मोटर कितना बोलते हैं? 1 HP का है, 1.5 HP का, 2 HP का, भाई यही है हॉर्स पावर, ठीक है। तो एचपी मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर, याद है ना, हॉर्स पावर लिख लेना, अभी फुल फॉर्म तुम्हारा काम है हॉर्स पावर, हॉर्स HORSE पावर। अश्व शक्ति बोलते हैं हिंदी में, ये घोड़ा शक्ति नहीं बोलते, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए 746 वाट, ओके, ठीक है। एगो बीपी भी होता है, ब्रेक पावर, ठीक है। तो लेकिन एचपी तुमको ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया कहानी जो मुझे बताना था, बता दिए पावर का। तो पावर की किलोवाट क्या है? पावर की यूनिट है। मेगावाट क्या है? पावर, सब पावर की यूनिट, सब क्या है? एचपी भी क्या है? पावर की यूनिट है, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक चीज बताता हूँ, चलो तुमसे मैं बोलूं, देखते कौन जवाब देता है, बताओ किलोवाट क्या है, जल्दी बताओ। ये किलो है, सुनो ना, कैपिटल के नहीं लिखना, स्मॉल के है, कैपिटल के केल्विन होता है, ठीक है, समझिए। किलो वाट, किलो वाट, ये कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल के, किलो वाट। जल्दी बताओ किलो वाट क्या है, पहले बताओ किसकी यूनिट है किलो वाट? पावर की, अभी पढ़ा क्या है, किलो वाट किसकी यूनिट है? पावर की। अब इसमें एच लगा रहे हैं, एच मतलब घंटा, किलो वाट घंटा, बताओ किसकी यूनिट है ये, कोई बता सकता है? किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है ये? हाँ सुने, देखो किलो वाट घंटा किसका यूनिट है, बता दो। अरे देखो ना, किलोवाट क्या है, बताओ किलोवाट क्या है? पावर है। और ये एच क्या है? टाइम, घंटा, घंटा, एच मतलब क्या होता है? अरे एच क्या? टाइम, घंटा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा पावर, और ये क्या हो गया? टाइम। घंटा क्या हो गया? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? अभी कुछ देर पहले बोले, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? एनर्जी। यही समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ अभी। किलोवाट तुम्हारा पावर का यूनिट है, और घंटा को घंटा टाइम है, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा क्या बन जाएगा? एनर्जी। माने किलोवाट घंटा, जल्दी बोलो, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, बताओ जल्दी। ये किलोवाट तो पावर की यूनिट है, ओके, और घंटा जो है वो टाइम की यूनिट है। अब पूरा को अगर बोलो, पूरा क्या है? पूरा क्या है? पूरा नहीं बोलो ना, ज्यादा मजा नहीं आ रहा। पी इंटू टी क्या बन गया? पी इंटू टी बन गया एनर्जी की यूनिट। किसकी यूनिट? एनर्जी बन, यूनिट बन के एनर्जी की यूनिट बन गया। तो किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी। किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट है, याद रहेगा। किलोवाट घंटा क्या है? एनर्जी की यूनिट, याद होना चाहिए, याद रहेगा। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? एनर्जी। तो लिख रहा हूं मैं, कौन एनर्जी, रुको पहले ये लिख दो, इज द यूनिट ऑफ, इज द एसआई यूनिट नहीं बोलोगे, एसआई तो जूल होता है एनर्जी का, है ना। इज द यूनिट ऑफ, बोलो आगे,
क्या लिखेंगे? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो गया? किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ, नहीं बोलो ना, ज्यादा फालतू बात नहीं बोलो, मजा नहीं आ रहा है, फिर हम लिखा हुआ समझा देंगे, फिर तुम लोग बैठे रहो। हाँ, कि समझाने वाली चीज को लिख लिख के समझाने में मजा आता है। किलोवाट घंटा इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 1 किलोवाट घंटा में कितना यूनिट होगा, कि ये तो किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट है, ओके। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो 1 किलोवाट घंटा जिसको बोलते हैं, उसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, इसी को एक नाम है 1 यूनिट। जो हम लोग बिजली खर्चा करते हैं ना, वो यूनिट में ही खर्चा करते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही ये 1 यूनिट कहा जाता है। मतलब क्या मतलब हुआ कि कोई डिवाइस अगर 1 किलोवाट का है, उसका पावर 1 किलोवाट है, और 1 घंटा तक यूज होगा अगर, तो जितना एनर्जी खपत करेगा उसको बोलेंगे 1 यूनिट। जो 1 यूनिट का खर्चा अपने शहर में 7.5 रुपया 8 रुपया जो पड़ता है ना 7.5 8 रुपया, तो वही है कि अगर कोई 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 डिवाइस है जो कोई हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है, जो एनर्जी खा रहा है, खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, अब 1 किलोवाट का है वो डिवाइस, मान लो 1 घंटा तक यूज होगा, तो वो 1 यूनिट एनर्जी खाएगा भैया। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 यूनिट एनर्जी, समझी? मैंने बोला कि किलोवाट पावर की यूनिट है, घंटा से मल्टीप्लाई हो गया, टाइम बन गया, तो टाइम से मल्टीप्लाई होने पर एनर्जी बन जाता है, एनर्जी की यूनिट हो गया 1 किलोवाट घंटा। ये जो 1 यूनिट है, ये तुम्हारा हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। ऐसा यूनिट नहीं बोलो, ऐसा तो जूल ही एनर्जी का, बट जूल बहुत छोटी यूनिट है अपने घर में जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है बिजली वाला, तो कमर्शियल यूनिट बन जाता है ये, यही इसी के साथ हमारा बिजली बिल बनता है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो बोलते हैं इसको, ये तुम्हारा क्या हो गया, जल्दी बताओ क्या हो गया ये? कमर्शियल, बोलो जल्दी बोलो, एग्जाम में पूछ सकता है। कमर्शियल, ओके, औद्योगिक लेवल पे या कंपनी में जो खर्चा होता है, व्यावहारिक बोल सकते हो या प्रैक्टिकल बोल सकते हो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन एनर्जी, कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोलो जल्दी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रहेगा? ये जो किलोवाट घंटा है वो क्या है? 1 यूनिट है, यूनिट क्या है तुम्हारा? ओके बोलो, कमर्शियल यूनिट है, क्या है बताओ, क्या ये? किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ओके, याद रहेगा? ठीक है, थोड़ा आगे कर देते हैं, चलिए। इट इज, चलो, इट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माने ये जो किलोवाट घंटा है यूनिट है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि 1 यूनिट में कितना एनर्जी होता है। चलो चलो आ जाओ, याद रहेगा ना? इसको हिंदी में बोलते हैं कि ये व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सीधे सीधे, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट है, सर यूनिट ध्यान दो, यूनिट को ही एनर्जी का यूनिट बना दिया गया, समझे? तो 1 यूनिट, जिसको पहले के जमाने में बीओटी बोलते थे, बीओटी क्या बोलते थे इसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसी को बीओटी बोला जाता है, यूनिट को ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले जमाने में बोलते थे, अब चिंता नहीं, अब यूनिट ही बोलते हैं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ओके। तो 1 यूनिट में मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर सर यूनिट एनर्जी की यूनिट है, यूनिट एनर्जी की यूनिट है, तो कितना जूल होगा? क्योंकि एसआई यूनिट तो जूल है एनर्जी का, देखते हैं। चलो 1 यूनिट कितना को बोलते हैं, कितना को बोलते हैं, जल्दी बोलो। 1 किलोवाट घंटा, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट में कितना वाट, जल्दी जल्दी बताओ? 1000 वाट। 1 घंटा में कितना मिनट, जल्दी 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 बताओ? 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो समझे कि नहीं? 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा। हमको एसआई यूनिट टाइम का जानते हो, सेकंड होता है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो सेकंड ही ना लोगे, सेकंड क्वेश्चन दो, ये सेकंड है, ठीक है। चलो अब वाट देखो, 1000 वाट, वाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट का मतलब सर जूल पर सेकंड, जूल, ये ना जूल पर सेकंड, बोलो 3600 कर दे इसको। सेकंड, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा? ये सेकंड ही है, सेकंड लिखा हुआ है, पता चला कि तुम लोग इसको ही समझो। 1 सेकंड कट गया, सेकंड सेकंड कितना बचा? 36 पे क्या हो, जल्दी बताओ? 2 ये 0, 2 0 यहाँ, 5 2 3 जीरो ना दिखा दे रहा, इतना जूल। 36 पर 5 जीरो यानी 36 लाख जूल। कितना लोग बताओ? 36 लाख कितना मिलियन, जल्दी बताओ कितना मिलियन, खुद से बताओ कितना मिलियन? 30 लाख कितना मिलियन, जल्दी बताओ? 20 लाख कितना मिलियन? 10 लाख कितना मिलियन? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं यार, बचपन से बड़े। 1 मिलियन, 10 का बार 6 को मिलियन बताया अभी, मिलियन। 10 लाख को तो 1 मिलियन, तो 20 लाख को 2 मिलियन, 30 लाख को, 36 लाख को
3.6 मिलियन, पॉइंट लगा दो, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? ये सब यूट्यूब पे कितना देखते रहते हो तुम लोग? क्लियर हो गया? अरे समझे? तो कितना एनर्जी हुआ, 1 मिनट में कितना एनर्जी हुआ, बदल दो, कई बार पूछा हुआ, 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 3.6 10 का पावर 6 जूल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 3.6 और 10 का 6 को मेगा बोल सकते हो, मेगा मिलियन है ना, मेगा जूल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है कि 1 यूनिट। इससे पता चल गया कि सर 1 यूनिट, तुम सोचो ना, कोई डिवाइस 1 घंटा माने, कोई डिवाइस जैसे मान लो अपना मोटर जो है, मान लो कि 1 किलोवाट का, कितना किलोवाट का? 1 घंटा हम चलाएंगे तब जाके 1 यूनिट बिजली खाएगा वो। 1 यूनिट बिजली में 7 रुपया, 7.5 रुपया होता है अपने शहर का, 8 रुपया मान लो, 8 रुपया मान लो, 7.5 रुपया, तो 8 रुपया मान लेते हैं। तो ये बताओ, जूल बहुत छोटी यूनिट है कि यूनिट छोटी यूनिट है? कौन यूनिट है? जूल बहुत छोटी है। 1 यूनिट में तो 36 लाख जूल हो रहा है, तो जूल बहुत छोटी यूनिट है। तो हम लोग जो डिवाइस में जो एनर्जी खर्चा होता है जूल में अगर मेजर करेंगे तो लाखों में बोलना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लंबा लंबा, इसलिए यूनिट इस्तेमाल किया था। यूनिट तो मैंने कि हम लोग का प्रैक्टिकल यूनिट है, मोर प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है? अरे समझे? तो 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 36 लाख जूल। उसी को बोलोगे 3.6 10 का 6 जूल, 5 जूल तो पहले से 5 जीरो दिखाई दे रहा है, एक जीरो पॉइंट बैठा कर ले लिए, ठीक है? ठीक है, 3.6 इंटू 10 का 6 जूल, ऐसे वो मेगा जूल बोलते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? कई बार पूछा हुआ है। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, क्लियर? फॉर्मूले पावर, पावर का 2-3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बताओ पावर का, चलो पहला फॉर्मूला तो फॉर्मूला सर, पावर का पहला, सबसे पहला फॉर्मूला पावर W/T है, एनर्जी बाई टी, है ना? ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एनर्जी की जगह चाहो तो एनर्जी को मैंने बोला था ना, हीट के फॉर्म में H भी लिख सकते हो, सर बोले थे ना, ये फॉर्मूला। H का फॉर्मूला क्या पढ़े बता, याद है? H = I स्क्वायर RT, वेरी बोलो ना। अरे H = क्या पढ़े थे? I स्क्वायर बोलो, I स्क्वायर बोलो, I स्क्वायर RT, T से T क्या हो जाएगा? T से T कट गया, क्या बचेगा था? I स्क्वायर। लो ये फॉर्मूला बन गया पावर का, I स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, T कट गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं दिखाएंगे। I स्क्वायर R, T कट गया डायरेक्टली, यह फॉर्मूला हुआ, देख रहे हो? अरे देख रहे हो? काम का फॉर्मूला ये I स्क्वायर। तीसरा बताओ, P = I स्क्वायर R हो गया, बोलो। अब एक बार क्या करो, एक बार I की जगह जान तो I = V/R होता है, I की जगह V/R, चलो P की जगह अगर तुम I की जगह V = ओम्स लॉ का होता है, पढ़े हो ना? V = IR पढ़े हो ना? तुम क्या करो, इसमें IR अलग कर लो, IR अलग कर लो, देखो ना इधर, देखो ना, अरे देखो ना इधर, P = इसमें से क्या करो, IR को अलग कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और I को अलग कर लो, ऐसे कर सकते हैं ऐसे। अरे 2 ठो आए ना, कितना आया? तो IR, अब फिर I अलग, ये तो V बन जाएगा, V = ओम्स लॉ, V = ओके, तो ये हो गया VI। क्या हो गया जल्दी तो? ये भी बहुत पॉपुलर फॉर्मूला, P = VI, ऐसे ना। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलोगे? कभी भूलोगे? ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो, हमेशा। मैं इसको क्या करता हूं, मैं नंबर 3 को 2 पे लाता हूं, 2 पे 3 को लाता हूं, ठीक है? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भूलोगे? पावर इज, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, VI, ओके? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो, यूज्ड फॉर एनी सर्किट, फॉर एनी, फॉर ऑल, खाली फॉर ऑल लिख देता हूं, फॉर ऑल, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा सर्किट कैसा भी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, ओके? रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस के भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला इंडक्टेंस आगे पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, इंडक्टेंस उसके भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला सभी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? माने जनरल फॉर्मूला है, यूज्ड फॉर ऑल। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करो पावर मिल जाएगा। क्या बोला फिर से बोलो? वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करो तो पावर मिल जाएगा, ठीक है? अब वोल्टेज की जगह तुम लोग सेल के लिए EMF लेते हो, E, याद है ना? E तो E भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। और V की जगह IR लग दिया, V की जगह IR, तो I स्क्वायर R हो गया, ओके? अरे समझी? अरे समझी? बोल दो अभी बोल दो, अभी बोल दो, अभी बोल दो, हाँ चलो। उसके बाद I स्क्वायर R है, या ये P = VI है ना? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अगर V की जगह तुमने IR रख दिया तो IR रख दिया तो I स्क्वायर R हो गया ना, हो गया पहले ये वाला फॉर्मूला, ये मिल गया ना तुमको? अरे मिल गया ना? और तुम चाहो तो V की जगह, V को ऐसे रख दो और I की जगह लिख दो V/R। करंट कैसे मिलता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय, तो V²/R, V² लो चौथा फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, V²/R। कैसे फॉर्मूला हो गया जल्दी बताओ? 4 फॉर्मूला हो गया, 4, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखा, फॉर्मूले वो तो फॉर्मूला इसका, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस ओनली, केवल रेजिस्टेंस में लगा सकते हो ये फॉर्मूला पावर का,
किसके लिए लगा सकते हो बताओ? और ये फॉर्मूला सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो लगाओगे हमेशा लगा सकते हो, कभी भी किसी के लिए भी। कुछ समझ आया? नहीं समझे? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं हम। यहाँ पर हम तुमको दिल लगाएंगे, तुमको भी दिल लगाना है इस पे दिल लगा। हाँ अरे ऐसे समझाने के हाइट कर देना, उसको हाईलाइट कर देना, हाईलाइटर रखे हो ना, कल हाईलाइटर रखे हो, ठीक है। हाईलाइटर से ही इसको हाईलाइट कर लोगे। क्या चीज? हाँ तो नहीं किया करती होगी, बकलोली है इसलिए। आ जाओ, यूज फॉर ऑल। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर का फॉर्मूला एक तो एनर्जी बाई टी बेसिक डेफिनेशन से है। पावर का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बता ही दिए। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, अब बी स्क्वायर बाय आर होता है। अभी तुमको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम सीधे सीधे एग्जाम में आ जाओगे। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, आंसर क्या होगा? अभी तो फॉर्मूला तुमको याद नहीं है तो अगले 4 साल बाद कैसे याद आएगा बताओ? बस एक फॉर्मूला होता है, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो होता ही है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आंसर बोला कौन नहीं है, कौन नहीं पावर का? हाँ ये तो होबे करेगा। क्वेश्चन पढ़े, डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके तो ये तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव बोलो कि ये आंसर हमारा ये नहीं है, पॉजिटिव ही सही है, सही है। एक भी का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर, बोलो। ये तो ओम्स लॉ जानते हो, बी इक्वल टू आई था, आई इंटू आई स्क्वायर आर होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आई स्क्वायर आर है। और भी स्क्वायर बाय आर भी बताते हैं, भी आई बाय आर, अगर भी की भी बाय आर तो भी स्क्वायर बाय आर, ये तो होबे करेगा, ये भी पॉजिटिव है। बस यही आंसर नेगेटिव है, गलत है आंसर, यही नेगेटिव पूछ रहा है, तरीका यही होता है। तो बता रहे हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है ना। ये सजेस्ट कर रहा है फॉर्मूला, सजेस्ट कर रहा है कि पावर जो है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन कब? हम बोले थे ना, किसी के साथ रिश्ता अगर तुम फाइनल करोगे, रिश्ता फाइनल करोगे माने कि फॉर्मूला के अंदर, अपना नहीं, ठीक है, तो जिसको तुम ले रहे हो उनको छोड़ के बाकी को क्वेश्चन बनाओगे। तो देखो अगर पावर का तुम आर के, पावर का फॉर्मूला में आई भी है आर भी है, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट जब कांस्टेंट होता है, कब बोला फिर बोलो? अब करंट कांस्टेंट कब होता है? सीरीज में की पैरेलल में, जल्दी बताओ। करंट सेम कब होता है? अरे पढ़े था ऐसे करके, रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी, करंट जो भी जाएगा ऐसे वही दूसरे जाएगा, तो सीरीज ना पढ़े थे? तो सीरीज में करंट सेम होता है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खत्म, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए बोलो बोलो? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक फॉर्मूला भी पढ़े, वी स्क्वायर बाय आर, पढ़े ना पढ़े? तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट हो। अब वोल्टेज कांस्टेंट कहां होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद है? किस कॉम्बिनेशन में, जल्दी बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन है जहां पर वोल्टेज सेम है, समझो कि पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जहां पर तुम्हारा रेजिस्टेंस, जहां पर करंट सेम है वहां पे रेजिस्टेंस। ज्यादातर फॉर्मूला हम लोग कौन इस्तेमाल करेंगे? ज्यादातर जहां पर कुछ समझ में आएगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी दिल लगा लो। क्या लगा लो? 3 फॉर्मूला, हाँ, दिल 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 दिल। वी स्क्वायर बाय आर, वोल्टेज, समझा गया? पावर का क्या फॉर्मूला पढ़े? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इक्वल टू वी आई, एक पढ़े पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक पढ़े पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तुमको। अभी मीनिंग समझा रहे हैं, अभी कहाँ खत्म हुआ टॉपिक? पावर खत्म ही नहीं हुआ, बीसी के चल रहा है, सब क्लास में पढ़ाया जाता है। किसमें पढ़ाया जाता है बोलो? लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मस्ती करो, इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब तुमको क्या होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, बदतमीजी नहीं करो, क्योंकि काम की चीज बताने वाला हूं। देखो एक होता है रेटिंग बल्ब, बल्ब रेटिंग बोल देता हूं, बल्ब रेटिंग, ठीक है। बल्ब के ऊपर रेटिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं बल्ब रेटिंग। बल्ब रेटिंग, क्वेश्चन बोलेगा कि अ बल्ब इज रेटेड एज, मैंने बल्ब जब खरीदोगे तो डब्बा के ऊपर लिखा रहता है, ऐसे सुनो कैसे लिखा रहता है, 220 वोल्ट, या ऐसे लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसा, समझे? ऐसे लिखा रहता है। कभी करंट भी, किसी डिवाइस में करंट भी लिख देता है, करंट ऐसे मान लो ऐसे लिख दिया। ये करंट का मीनिंग समझाता हूँ कि कोई बल्ब है, उससे मैक्सिमम 5 एम्पियर का भी उस पर रेटिंग लिखा हो ना, 5 एम्पियर तक ना, कोई डिवाइस या बल्ब या कोई चीज लिखा है 5 एम्पियर का वायर है, ये 5 एम्पियर का वायर है, बोले वायरिंग किया है, बोले 5 एम्पियर का वायरिंग किया गया घर में, सुनते हो ना? तो अगर 5 एम्पियर का वायरिंग का मतलब हुआ कि करंट उससे मैक्सिमम 5 एम्पियर जा सकता है, उससे ज्यादा गया तो वायर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम लिमिट है, 5 एम्पियर से कम चलेगा, 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर। लेकिन अगर घर में वायरिंग करो, डोमेस्टिक वायरिंग कम करंट की होती है, तो बोलते हैं ना 5 एम्पियर की करवाई जाती है, जो मार्केट में होता है, दुकान में होता है, 15 एम्पियर की होती है, ओके, तो मैक्सिमम होता है। तो करंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं। बल्ब के ऊपर लिखा होता है इसे 100 वाट 220 वोल्ट।
अब ये चीज है 100 वाट, इसका क्या बनेगा? अगर पावर मिल रहा है जो हमको बिजली, जहां बिजली से मिल रहा है, जिस पावर हाउस से बिजली मिल रहा है, उसका पावर अगर 100 वाट है, या ऐसा बोलो, अगर वोल्टेज हमको दे रहा है 220 वोल्ट पर, वोल्टेज तो वहीं से मिलेगा। अरे सोर्स ना डिसाइड करेगा वोल्टेज, सेल ना होता 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, तो हमको अभी बिजली जो मिल रही है तो डीसी करंट नहीं है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ये मिल रहा है कहां से? पावर हाउस से। कैसे मिल रहा है ना? हाँ, तो पावर हाउस से हमको 220 वोल्ट पर एनर्जी मिलता है। याद रखना, इंडिया में 220 वोल्ट पर एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्ट पर। कितना वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। ओके, ये 220 वोल्ट है। अब 220 वोल्टेज है, तो अगर 220 वोल्ट अगर एनर्जी आया तो बल्ब 100 वाट खाएगा, 100 पावर, 100 वाट खाएगा, खत्म, इतना ही है। हाँ, अगर मान लो कि 210 वोल्ट से कम हुआ, ओके, तो पावर तो कम ही खाएगा, क्योंकि पावर जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना यार, वोल्टेज के, यही दिल इसलिए लगाया, यही फॉर्मूला लगाना है, यही लगाना है, यही लगाना है, हर हाल में बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, यही लगाना है। पावर वोल्टेज के, बोलो पावर वोल्टेज के, यहाँ भी तो यहाँ लिख रहा हूँ, पावर वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, बल्ब चेंज नहीं कर रहा, टेंपरेचर जनरली चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आया? ओके, जा रेजिस्टेंस का लीजिए, लिखना था हमको क्या चीज? रेजिस्टेंस तो ही है कांस्टेंट। ठीक है, अरे समझे इसका क्या मतलब? वोल्टेज को डबल करोगे तो पावर भी क्या हो जाएगा? डबल। वोल्टेज को अगर ट्रिपल करोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर, ध्यान से इसलिए कर रहे हैं, कनपट्टा कर रहे हैं, ध्यान, दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्क्वायर है। पावर को वोल्टेज को डबल करोगे तो पावर 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर है। आप वोल्टेज को ट्रिपल करोगे तो पावर 9 गुना हो जाएगा। वोल्टेज ऐसे ही बता रहा हूँ, आप वोल्टेज को आधा करोगे तो पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बल्ब को बोले कि बल्ब पर ये वोल्टेज इतना दिया हुआ है, इतना लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग, ओके, रेटिंग किया गया, लिखा गया, रेट किया गया। ठीक है, बल्ब के डब्बा के ऊपर लिखा रहता है। अब इसका मतलब है कि अगर 220 वोल्ट पर तुम बल्ब को भेजोगे, बल्ब को 220 वोल्ट का एनर्जी भेजोगे, वोल्टेज भेजोगे, तो 220 वोल्ट पर 100 वाट खाएगा वो। लेकिन अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन बोलता है, अगर 110 वोल्ट भेजा जाए, माने वोल्टेज 110 वोल्ट आ रहा है, मतलब पावर कितना होगा? वोल्टेज घट गया, आधा हो गया, पावर कितना होगा? हाँ भाई, सोच रहे 50, लेकिन 50 नहीं होगा, ये तो स्क्वायर, यही तो बोले स्क्वायर, 25 वाट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वोल्टेज डबल होगा तो पावर 4 गुना बढ़ जाएगा, कि वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कमाल की चीज यही है, यही है, यही 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 है। तो आंसर कितना होगा पावर का? तो बोलोगे ये आंसर आएगा 25 वाट। क्यों 4 गुना घट जाएगा? स्क्वायर में देखो, वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तमीज से बनाओ। अब इसको निकालने का तरीका सिखाता हूँ, सुनो पहले। सबसे पहले ये 100 वाट और 220 वाट निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो चुटकी में सिखा दूंगा फिर। ओके, क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन दे दिया मैंने कि बल्ब पर रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मीनिंग पहले बताओ, मीनिंग क्या है? सर अगर 220 वोल्ट पर बल्ब को जोड़ा जाए तो वो 100 वाट का बल्ब एनर्जी माने कि पावर खाएगा, कंज्यूम करेगा 100 वाट का। ओके, उसके बाद 220 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज डाल दोगे तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा बड़ी बल्ब काम नहीं करेगा, बल्ब खराब हो जाएगा, फूट भी सकता है, फूटने का नहीं बोलो, बल्ब खराब हो जाएगा, वो खत्म, फूक जाएगा, फूक जाएगा, लो फूक जाएगा, खुश, हाँ फूक ही जाएगा। तो 220 वोल्ट के ऊपर अगर सोर्स भेज दोगे, अपने देखो पावर हाउस से एनर्जी तो मिलता है 220 वोल्ट पर, लेकिन जान तो ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहता है अपने गली गली में? ट्रांसफार्मर का करता है वोल्टेज को घटा देता है, यहाँ पर ये वाला ट्रांसफार्मर जो है इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को घटा देता है। हमको घर में चाहिए वोल्टेज कितना? 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, इतना ही वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज घर में चाहिए, तो हर डिवाइस को अलग वोल्टेज चाहिए। ओके, अरे समझ रही हो? तो ज्यादा वोल्टेज अगर मान लो कि हमारा बल्ब जो है 220 वोल्ट तक का उसका लिमिट है, और तुम भेज दिए 420 वोल्ट, बल्ब खत्म, टट्टा बाबा है, टट्टा बाबा है। तो मैक्सिमम लिमिट है 220 वोल्ट, और तुम भेज रहे हो उसको 110 वोल्ट, कि तुम रास्ते में जो है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है, कम करके भेजता हमारे यहाँ। ओके, तो कितना पावर खाएगा? तो पावर कम ही खाएगा, लेकिन 50 वाट नहीं बोलोगे क्योंकि स्क्वायर है, 25 वाट आंसर आएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लास 10 का क्वेश्चन था। लेकिन सर बनाएंगे कैसे? ये तो रेट बताओ, ये है रेटेड बल्ब, क्या बताओ ये क्या है? रेटेड बल्ब। रेटेड बल्ब जो उस पे कंपनी है, लिखा है, कंपनी ने जो लिखा है, किसने लिखा है जल्दी बोलो? कंपनी ने जो लिखा है वो ये है, कंपनी लिखे हुआ है। और अब हमको बोला है कि उस डिवाइस को 110 वोल्ट से सोर्स से जोड़ा गया है, अगर जोड़ा गया है तो कितना कंज्यूम करेगा पावर, कितना कंज्यूम करेगा, हमको कंजम्पशन पावर चाहिए। ओके चलो आ जाओ सर, देखिए 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 मैडम, देखिए देखिए फॉर्मूला भाई लगाएंगे, P = V² R। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रेजिस्टेंस बताओ, तो पावर पता है 100 वाट,
ये कौन पावर है? रेटेड पावर। क्या बोलोगे इसको? और ये वोल्टेज पता है क्या है? रेटेड वोल्टेज। रेटेड, तो मैं इसको फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? तुम ध्यान दो कैसे, इसको मैं लिखूंगा पावर रेटेड। बोलो रेटेड पावर। जब रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, और लिखेंगे बोले पहले आर को अकेला करो, आर को अकेला करो। यहाँ पे पावर पता ही है, वोल्टेज पता ही है, तो आर को अकेला करो, आर को अकेला करो। आर इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर बाई पी। बोलो रे, तो वी कैसा है? रेटेड वोल्टेज है, आइए रेटेड पावर है। समझे बात को? रेटेड वोल्टेज बताओ कितना है? रेटेड वोल्टेज बताओ, रेटेड वोल्टेज 220 का वाला लिखोगे, स्क्वायर है ना। अब पावर रेटेड कितना बताओ? रेटेड कितना पावर? 0 कितना हो गया? 484 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये इसी फॉर्मूला से मैंने बोला, इसी फॉर्मूला को तुम दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 484 ओम का बल्ब है वो, ठीक है? समझाया? 484 ओम का बल्ब है। अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि 110 वोल्ट पे लगा दिया, क्या लगा दिया है? तो फॉर्मूला फिर लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे फिर P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। फिक्स है, आर चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस फिक्स है। बल्ब का एक बार कंपनी ने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया तो कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में टेंपरेचर चेंज होता नहीं है इसलिए, ठीक है? रेजिस्टेंस फैक्टर, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले कौन फैक्टर है? मटेरियल, टेम्परेचर। मटेरियल चेंज नहीं करो, जिस मटेरियल का फिक्स है बल्ब वही है, ओके? और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बाकी लेंथ सब फिक्स है उसका बल्ब का, ठीक है? इसलिए अब यहां से हम लिखेंगे आर बराबर, फिर से लिखेंगे आर बराबर कर रहे हैं, सॉरी हमको तो निकालना पावर ना, तो अब लिखेंगे वोल्टेज रेटेड की जगह लिखेंगे वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई, जो वोल्टेज आप सप्लाई हो रहा है, पहले वोल्टेज 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, अब क्या हो रहा है? वोल्टेज सप्लाई, ओके? स्क्वायर सप्लाई ना लिखो, खाली लिखो ना, भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू वोल्टेज लिख दो, वोल्टेज सप्लाई होगा, ठीक है? और रेजिस्टेंस तो फिक्स है हमारा, वो तो फिक्स है, वो चेंज बोल रही हो, तो इसको ऐसे लिखो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लगा, अच्छा ऐसे नहीं लगा, ऐसे लिखो पावर कंज्यूम। क्या बोलोगे? पावर कंज्यूम, कंज्यूम पावर जो होगा, आप वोल्टेज कंज्यूम लिख देता हूं, वोल्टेज कंज्यूम बट्टा रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? अब वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना बताओ, कितना कंज्यूम है बताओ, कितना है? 110 वोल्ट। क्या वाली लिखोगे? हो गया। और रेजिस्टेंस कितना है? तो फिक्स है 400, 11 चौका 4 दो 11 से काटोगे 11 4 मतलब कट जाएगा, 4 मतलब, ओके? तो पावर कंज्यूम आया 100 बट्टा 4 मतलब कट गया, 4 मतलब कट गया 100 पर 0 25 चौका 100 25 मतलब कट गया, 25 वाट। कितना आया? बोले थे काट के देखो ना तुम्हें, 11 से काटोगे 11 121 121 चौका 484 4 बट्टा 100 बट्टा 4 25 आ जाएगा। लो तुमको बोले थे 25 वाट आएगा, 25 वाट आ गया। समझे कुछ हो? नहीं समझ आया लग रहा है? इस तरीके से निकालेंगे तो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला P इक्वल टू V को लगा रहे हैं, लेकिन ये रेटेड वोल्टेज के लिए। रेटेड वोल्टेज के लिए पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा बल्ब का। अब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेजिस्टेंस 484 ओम हो गया, ठीक है? अब पावर निकालना, पावर कौन पावर है? जो पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना वोल्टेज पे? 110 वोल्ट पे, तो 110 वोल्ट बोले पावर 25 वाट खाएगा। अब ये तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो लॉजिक से निकाल सकते हो कि सर वोल्टेज को डबल करते पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज को आधा करेंगे तो वोल्टेज 1/4 हो जाएगा। पहले 110 वोल्ट 220 से 110 हुआ, तो गारंटी के 100 वाट से 4 से भाग कर दो तो 25 वाट आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज घटाने से पावर घटेगा। ये जो पावर आया ये कंज्यूम पावर हुआ, कितना पावर खाया। अगर 110 वोल्ट पर सोर्स पे उसको लगाएंगे तब, मान लो 55 वोल्ट कर दिया तो तब बोले 220 वोल्ट से 55 वोल्ट कर दिया, कितना गुना कर दिया? 4 गुना घटा दिया, 4 गुना तो 16 गुना कर जाएगा। 100 को 16 से भाग करना पड़ेगा। समझ आया? हाँ समझ आया? नहीं समझ आया तो बोलो ना, हम आके मारेंगे। नहीं समझ आया तो पढ़ाई अगर करे तो अच्छा से करो, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा कंज्यूम पावर। सी मतलब कंज्यूम पावर। रेजिस्टेंस फिक्स हो गया एक बार बल्ब का, हो गया तो हो गया। इतना समझ आ गया? डायरेक्टली भी चाहते हो तुम, डायरेक्टली भी फॉर्मूला निकाल। अगर मान लो एग्जाम में रेजिस्टेंस पूछते तो निकाल दो। अब रेजिस्टेंस पता है तुमको, रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट भी निकाल सकते हो। अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, लो आ जाओ, ये सब थ्योरी दे रहे हैं, बता रहे हैं बार बार, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। लो मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि एक बल्ब है, क्या बताओ क्या है? बल्ब है, बल्ब है। अब बल्ब का रेटिंग है कितना बताओ? बल्ब का रेटिंग है, रेटिंग बल्ब, बल्ब रेटिंग, बल्ब का रेटिंग है 220 वोल्ट, 100 वाट, 50 वाट भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो, तुम पर डिपेंड करता है, 100 वाट, ओके? बोलेगा इस बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से लगा दिया गया है, रेटिंग तो ये है। अब उस बल्ब को किससे कितना सोर्स लगाएगा वो तो डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन में बोल दिए कि 220 वोल्ट सोर्स से ही लगा दिया है, हटा बोल दिए, ठीक है? मैंने इस बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से ही लगा दिया, तो पावर कितना खाएगा? तो बताओ करंट कितना होगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या पड़े? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, P इक्वल टू VI। तो P पता ही है, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वोल्टेज भी पता है, पावर भी है, तो कर लो, पावर डायरेक्टली सवाल हो जाएगा। यही पकड़ लो ना, ये भाई इतना लंबा करंट चलते हैं। अगर तुम बोले यही पकड़ पावर वोल्ट करंट बताओ, तो पावर V इक्वल टू क्या होता है? VI। अरे बोलो ना, पावर वोल्ट कितना है? अगर ये करंट तब फ्लो करेगा, फिर सुनो यहाँ गद्दी नहीं करता है,
जब अगर बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से लगाया जाएगा तब बता रहे हैं। अब बल्ब मान लो क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं, सुनो। इफ बल्ब बोलो 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 इफ बल्ब बोलो बोलो इफ बल्ब इज ज्वाइंट का स्पेलिंग बोलो, ज्वाइंट ऑफ सोर्स 220 वोल्ट, सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से सोर्स से ही जोड़ दिया जाएगा उसको, 220 सोर्स से ही जोड़ दिया, करंट कितना होगा? तो भाई डायरेक्टली फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, क्या कि जब 220 वोल्ट पे जोड़ा जाएगा तो पावर कितना होगा? 100 वाट ही होगा, मैक्सिमम लिमिट यही है। अब हमको I निकालना है, क्या निकालना था? P बाई V, जल्दीबाजी में बट्टा उट्टा वेरी उल्टा फुल्टा कर देना, V बट्टा में आएगा। पावर कितना है? 100 वाट बोलो, और वोल्टेज कितना है? कितना हुआ? 5/11 एम्पियर। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, समझे बात को? 5/11 एम्पियर, नहीं समझ आया? अब तुमको ये बताओ, अगर करंट पता चल गया, ओके, ये समझ आ रहा है? दो ये जो दिया हुआ है, जब कंपनी ने लिख के दिया है, अब वो बल्ब को कितना वोल्ट से लगाया जा रहा है क्वेश्चन में मेंशन करेगा। बोल दिया है कि बल्ब को 220 वोल्ट सोर्स से ही लगा दिया गया है, 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं लगा सकते, उससे कम लगा सकते, लेकिन 220 से लगा दिया। जब 220 वोल्ट सोर्स से ही जोड़ेंगे तब बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा? 5/11 एम्पियर। और जब करंट दे दिया तो रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस तो पहले निकाल दिया, रेजिस्टेंस तो पहले ऐसे निकाल दिया, रेजिस्टेंस ऐसे निकाल दिया भाई, P इक्वल टू V स्क्वायर, R इक्वल टू V स्क्वायर, ऐसे करके 480 ओम आएगा। कितना आएगा? अब तुम वैसे भी V इक्वल टू ओम्स लो लगा सकते, V इक्वल टू IR भी लगा सकते हो, लो ऐसे V इक्वल टू 480 ओम आएगा, देखते रहो। V का वैल्यू कितना होता है? V का वैल्यू लो, I का वैल्यू 5 और R निकालना, 11 क्रॉस करो, 5 से काटो, 5 चौका 20 बोलने रही हो, 5 चौका 20, 44 हुआ, 11 चौका 44, 44 11, हाँ 484, लो हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे? आ गया? काट के देख लो कैलकुलेशन। यानी कि अगर 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब पे लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन बोलते हैं कि उस बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से ही जोड़ दिया गया है, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा? तो 484 ओम, तो पहले निकाल दिए तो फिक्स है, चाहे जोड़े ना जोड़े 484 रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया। ओके, करंट 5/11 एम्पियर, करंट यस एम्पियर, हाँ। अब इसको हटाओ, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी बिना सोर्स के भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, इफ बल्ब इज ज्वाइंट विथ सोर्स लिखते हैं, ज्वाइंट ऑफ सोर्स, हाँ, ज्वाइंट ऑफ सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, तब बताओ करंट कितना होगा? तब क्या करोगे? P इक्वल टू VI लगाओगे ऐसे करके, P इक्वल टू VI, अब पावर ले लोगे 100 वाट और वोल्ट ले लोगे 220 वोल्ट, अनर्थ हो जाएगा। आपको बच्चा बोलेगा सर 110 वोल्ट दिया था, 110 वोल्ट रख देगा, पावर 100 वाट, ये मारेंगे, 110 वोल्ट पे पावर घट जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। पहले पावर निकालोगे, पहले क्या करोगे? हाँ, यही तो बात है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, की सदी रात दुश्मन दौड़े जमा हमारा, जो या V स्क्वायर बाय R, ये फॉर्मूला लगाओगे। या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, पावर वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो ना। दो ऑप्शन है, एक तरीका की रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर हम दो मारेंगे यहाँ करके, एक तरीका की रेजिस्टेंस निकाल लो, क्या निकालो? पावर रेटेड या वोल्टेज रेटेड से, है ना, वोल्टेज ये लगा लो। ओके, तो जैसा भी निकाले थे 484 ओम आएगा रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो फिर V इक्वल टू ओम्स लगा के, V इक्वल टू IR लगा करके V 110 वोल्ट ले लेंगे और R 484 ओम है, आराम से आंसर खोलते हैं निकाल लेंगे। ठीक है, अरे समझे नहीं? समझे? तो दोनों तरीका दिखाता हूँ। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर, बोल नहीं रही हो, R इक्वल टू बताओ, V स्क्वायर बाय P। फिर मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला वोल्टेज नहीं लेना, रेजिस्टेंस निकालने के लिए यही जो बल्ब पे लिखा हुआ है वही इस्तेमाल करना। रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, एक बार हो गया तो हो गया, बार बार बोल रहे हैं। तो वोल्टेज लोगे, पावर वोल्टेज 220 बट्टा पावर 100 वाट, वही से वाट लोगे, है ना, 0 कैंसिल, 484, तो फिक्स हो गया 484। अगर 220 वोल्ट है तो कई बार एग्जाम में पूछ ही दिया। और ओम का नियम लगाओ, V इक्वल टू IR, V कौन लोगे यहाँ पर? V कौन लोगे जो दिया हुआ है 110, I निकालना है, R कितना निकला? 484, बट्टा में डाल दो, इन्हीं के बट्टा में जल्दी गलती करना, 11 से काट दो,
11 से काटो ना, 11, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 2 से काटो, 5 बटा 22, 5 बटा 22 एम्पियर। ओके, क्लियर हो गया? हो गया खत्म। या देखो यहाँ वोल्टेज 110 इस्तेमाल किया, वहाँ पर 220 गया। रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेटिंग वाला ही इस्तेमाल करोगे। अभी छोटी छोटी बात को ध्यान नहीं दे रहा हो, जब सवाल बनाने का टाइम आएगा तो उस टाइम को दीजिए, उस समय समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ये एक बल्ब भी है, एक बल्ब भी है, 220 वोल्ट सोर्स पे भी जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट सोर्स पे ये जुड़ा हुआ है। ओके, V1 V2 है, ये रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। कौन ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ही चमकेगा, ज्यादा ही चमकेगा? देखो ना, 220 वोल्ट, देखो रेटिंग वोल्टेज दोनों का अलग अलग है। देखो इसका भी रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसका भी रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है, लेकिन इसका पावर 100 वाट है, इसका 50 वाट है। समझ बात को? अरे समझी? तो कौन ज्यादा चमकेगा? तो दो वर्ड है, बल्ब विथ मैक्सिमम कंज्यूम पावर ग्लोज ब्राइटेस्ट। जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम्ड, वो ज्यादा चमकेगा। हाँ, नहीं मन तक करता कुछ ना बोले, अभी बोल दिए ये रेटेड है भाई, हम उठा के पटक देंगे, इसलिए बोल रहे हैं ये रेटिंग है। अब रेटेड का मतलब नहीं कि वो क्या बोलते हैं मैक्स, रेटेड का मतलब कि 220 वोल्ट बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो 100 वाट खाएगा, 220 वोल्ट पे लगाएंगे तो 50 वाट खाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला है, बस खाली रेटिंग दे दिया। पहले कंज्यूम पावर निकालो, क्या निकालो? कंज्यूम। ओके, तो पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, पहला का रेजिस्टेंस 484 ओम आएगा, गारंटी है। दूसरा का निकालोगे तो 50 वाट भाग करोगे, ओके, V स्क्वायर तो 968 ओम आएगा। अब हम पावर निकालेंगे, तो पावर का निकालेंगे, पावर का पड़े V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय सर V स्क्वायर बाय R, P इक्वल टू V स्क्वायर R पहले पढ़े थे, अरे पढ़े ना? तो वोल्टेज कितना निकला है पहले रेजिस्टेंस का वोल्टेज, तो इसका पहला वोल्टेज कितना दिया बताओ? 220 वोल्ट, 220 कहां गया? 220 इसका रेजिस्टेंस निकला 484, भाग करो 100 वाट, और इसका 950 वाट। यहाँ पे इत्तेफाक से उतना ही आ गया। ओके, तो चूंकि ज्यादा पावर किसका है, इत्तेफाक से, यही सवाल में जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो पावर अभी इत्तेफाक से क्या आ गया? रेटेड पावर के बराबर ही आ गया। पूछो क्यों आया इतना बराबर, क्यों आया? क्योंकि जितना वोल्ट रेटेड है, जितना उस पर लिखा हुआ उतना ही सोर्स से हम जोड़ दिए, उतना ही सोर्स से जोड़ दिए, तब ना 220 वोल्ट उसका रेटिंग वोल्टेज था, और रेटेड वोल्ट हमने जोड़ भी दिया, 220 वोल्ट का ही सप्लाई दे दिया, 220 वोल्ट का ही सप्लाई दे दिया। इसलिए इसका 100 वाट मैक्सिमम है, इसका जब कम है तो ज्यादा पावर कंज्यूम, माने कि 100 वाट कंज्यूम ही करेगा, 50 वाट कंज्यूम ही करेगा, चमकेगा ज्यादा ही या कम चमकेगा ही। ओके, सही बोली। फिर अभी फंस जाओगी, अभी बता रहे हैं कंसेप्ट नहीं समझ रही हो, जो हम बोल रहे हो समझ नहीं रही हो। अरे मुद्दा ये है कि कंज्यूम पावर निकालना पड़ेगा। इत्तेफाक से यहाँ पर क्या कि हमको इनो भी निकाल दो तो आंसर निकाल, हमको आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने रेटिंग वोल्टेज कितना दिया तुमको? 220 वोल्ट, यानी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है। अब 220 वोल्ट का सप्लाई ही दे दिया दोनों बल्ब को। तो ये क्या है कि 220 वोल्ट पहला बल्ब पे 220 वोल्ट का रेटिंग है और 100 वाट उसका पावर है। अगर 220 वोल्ट से पहले बल्ब को जोड़ते हैं, ओके, तब 100 वाट खाएगा। तो हाँ 100 वाट खाया, 100 वाट आया भी, नहीं समझे, निकाल के भी। और दूसरा बल्ब का वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट और 50 वाट, यानी कि 220 वोल्ट पे इसको जोड़ेंगे तो 50 वाट खाएगा। तो गारंटी कि ये 100 वाट है, 50 वाट आया भी आंसर। तो ये ज्यादा चमकेगा, कम चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई जरूरी है कि जितना हमने वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही सप्लाई करेंगे? कोई जरूरी नहीं ना, 110 वोल्ट भी तो कर सकते हैं। उस केस में फिर कंज्यूम पावर निकालना पड़ेगा तुमको। समझी भाई, लिखा हुआ है। ओके, कुछ समझे कि नहीं बात को? इस तरह का सवाल तुमको कभी मिले, ओके, तो पावर कंज्यूम निकालो, क्या निकालो? ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, हटाओ, नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। आए हो मेरी जिंदगी में, बल्ब का ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। ओके, सर्किट डायग्राम है बल्ब का, ये क्या है बताओ? सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये बल्ब B1 है, इसका रेटिंग मन में गाली दे रहा है और क्या? कल वाला याद आ रहा है मुझे, वही वाला गाली। 110 वोल्ट पर जोड़ा गया इसको। अब दो रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, आज जोड़े कितना है? ये पहला बल्ब हो गया। लो अब देखो, अब बहुत बोलते हो। अब ये 50 वाट है मान लो, ठीक है, और जो सप्लाई करा दिया 110 वोल्ट। अब किसका ज्यादा पावर है कंज्यूम? तो पावर कंज्यूम इस पर तो निकलना पड़ेगा। काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ तो देखो, आधा कर दिया ना ये वोल्टेज, तो ये 25 वाट आएगा। ये तो गारंटी अभी बताए थे 25 वाट आया था, कह के चरगुना घर जाएगा। इसका 50 का चरगुना घटा वो 12.5 बचेगा। तो इसका पावर 25 वाट आया और उसका 12.5 आया, यानी कि यही ज्यादा चमकेगा, ठीक है।
फिर यही कंसेप्ट, ये सब देखने उकने वाली बात जो बोलती हो ना। ठीक है, तो इसका पावर कंज्यूम निकलेगा पहला वाला का, है ना, पावर कंज्यूम्ड फर्स्ट, पावर कंज्यूम्ड फर्स्ट, ओके, पावर कंज्यूम्ड फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला, ओके, वन वाला, है ना, फर्स्ट वाला पावर कंज्यूम जो होगा 25 वाट आएगा, करके देख लेना, तुम्हारा काम है ना। इसका सेकंड वाले का पावर कंज्यूम जो आएगा वो तुमको 50 का चौथाई करो, 50 का चौथाई, ओके, यानी कि 12.5 कितना हो जाएगा, तुम निकालोगे ऐसा ही, वैसी लॉजिक से रेजिस्टेंस निकालोगे, है ना, तो ज्यादा बल्ब कौन चमकेगा, B1, B1 बोलो, B1 बल्ब बन जो है ग्लोज ब्राइटेस्ट, ग्लोज, ग्लो मतलब चमकना, ज्यादा चमक देगा, ब्राइटेस्ट देन B1, B1 से ज्यादा चमकेगा, है ना, ठीक है, B1 नहीं B2, सॉरी ओ सॉरी ओ सॉरी, क्लियर हो गया। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, ये हटा देता है, इसको हटा देता है, कोई जरूरत नहीं है, गंदा लिखा हुआ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे, कौन ज्यादा चमकेगा बताओ, जिसका पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, बोलो, बल्ब विथ मैक्सिमम कंज्यूम पावर ग्लोज ब्राइटेस्ट, बल्ब विथ, बोलो, बल्ब विथ मैक्सिमम कंज्यूम पावर, जो ज्यादा कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम मैक्सिमम कंज्यूम्ड पावर, कंज्यूम्ड पावर, ग्लोज, बोलो, ग्लोज ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट ज्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट होता है, ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस बोल सकते हो, ब्राइटेस्ट, ओके, क्लियर हो गया। ये कहानी है जो हमें, अब एक बात बताता हूँ, रेजिस्टेंस के लिए कहानी पढ़े ना, रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए पड़ेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो R = R1 + R2 + R3, और पैरेलल में 1/R1 बराबर 1/R1 = 1/R1 + 1/R, उल्टा करके जुड़ता था, सीरीज में सीधा, अब पावर का भी है, मान लो 3 ट्यूबल वैसे सीरीज में जुड़ा हुआ है, ओके, तो सीरीज जस्ट उल्टा सोचना, उल्टा, जैसे सीरीज में उल्टा करके जुड़ेगा, तो सीरीज में 1/P = 1/P1 + 1/P2 + 1/P, और पैरेलल में सीधा जुड़ जाएगा, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज में R = R1 + R2 + R3, फॉर्मूला लगाओ, V² वोल्टेज सब में सबका रेटेड वोल्टेज सब रहेगा, वोल्टेज कर जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। ये सबका लिखा हुआ है सर, ये सबका लिखा हुआ है, अगर करंट क्यू सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम है सर, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंज्यूम पावर भी ज्यादा सीरीज में, क्लियर हो गया, भाई बताए थे। और जो रेजिस्टेंस होता है वो रेटेड पावर के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेटेड पावर के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंज्यूम पावर रेटेड पावर के इनवर्सली हो जाएगा, ये रिलेशन है, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लो तुम्हारा पैरेलल में है तो पैरेलल में सीरीज के साथ जुड़ जाएगा सीधे, बस ये याद है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने के लिए पूछा नहीं जाता सब, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, कितनी बार लिखा रहेगा। हाँ, इस केस में P = P1 + P2, इसमें देखो कहीं कि तुम्हारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट पावर कंज्यूम रेटेड पावर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस जो कि कंज्यूम पावर के, बोलो, इनवर्सली हो गया ना, ये इनवर्सली वाला को देख करके, आप रेटेड पावर के इनवर्सली है तो दोनों डायरेक्टली हो जाएगा, ये दोनों, तो जिसका कंज्यूम पावर ज्यादा होगा उसका रेटेड पावर भी ज्यादा होगा, ठीक है, यही बोलो, रेटेड पावर ज्यादा तो कंज्यूम पावर ज्यादा, समझ में आया वाला बात। अरे फॉर्मूला का पर क्या है, P = का पर था, V² R पर है, अगर रेटेड पावर लोगे, रेटेड वोल्टेज लोगे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो रेटेड पावर हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है, जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा, ओके, जैसे तुमको एक एग्जांपल दिए थे, ये बता, जैसे ये वाला एग्जांपल बताओ, ये रेटेड पावर है ना, 100 वाट 50 वाट, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये बताओ, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका कि इसका, इसका ज्यादा होगा, किस गंदा सोच रहे हो, अरे फॉर्मूला लगाओगे, P = V² R लगाओगे, तो R = का लिखोगे V² P, इसका लिखोगे तो 84 हो पाएगा, कितना आएगा, इसका करोगे 220 अभी निकाले थे, और तुमको यहाँ 50 से भाग करोगे, गंदी बच्ची सब, ओके, 22 4 मन तो करता कुछ ना बोले तुम लोग, हाँ, 44 कहाँ से आ जाती है, 22 चौका 88, 88 88 और 8 968 ओम आएगा, कितना आएगा, समझी,
बताओ, अभी निकाल के भी दिखाए थे, भूल जाती है। इसका रेजिस्टेंस आएगा, तुम निकाल के देखना, तुम इसका रेजिस्टेंस आएगा 484 ओम, जो कि रेजिस्टेंस फिक्स हो गया है ना। इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तुम तो निकलेगा तुमको 968 ओम, निकाल के देखना तुम वे फॉर्मूला से, ठीक है। तो दो, जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेट ये बात से, ये वाला डायग्राम से बनाने से पता चल रहा है सर, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो रेटेड पावर है, बोलो बोलो रेटेड पावर, बोलो रेटेड पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, 1 बाई रेजिस्टेंस। समझे बात को? ये तो हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा चाहे कुछ भी दिया रहा है। तो जो पावर रेटेड है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा हमेशा। लेकिन अभी जो मैं तुमको बता रहा हूं यहाँ पे सर, रेजिस्टेंस पावर रेटेड पावर के इनवर्सली है, और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कंज्यूम पावर जो है, कंज्यूम पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फार्मूला से, ताकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो बोले तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये आर क्या है? पावर कंज्यूम, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा करंट पे, ओके। तो ये रेजिस्टेंस तो वैल्यू फिक्स है, ओके। तो कंज्यूम पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंज्यूम्ड पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली है कि रेजिस्टेंस ज्यादा, कंज्यूम ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस रेटेड पावर के इनवर्सली है, तो दोनों आपस में रिलेटेड ना हो जाएगा इनवर्सली। तो कंज्यूम पावर रेटेड पावर के इनवर्सली, जिसका रेटेड पावर ज्यादा उसका कंज्यूम पावर कम, जिसका रेटेड पावर कम उसका कंज्यूम पावर ज्यादा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें? अब पैरेलल में देख लो, पैरेलल में चूंकि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है? सेम है, तो वोल्टेज सेम है, सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है, एस मतलब सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज सेम है, तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो है वो कंज्यूम पावर के इनवर्सली है, कंज्यूम पावर के। और ये हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस रेटेड पावर के इनवर्सली होता है, दोनों इनवर्सली हो गया तो ये दोनों डायरेक्टली ना हो जाएगा। हाँ, जब रेजिस्टेंस इनवर्सली है कंज्यूम पावर के और रेजिस्टेंस इनवर्सली है रेटेड पावर के, तो दोनों डायरेक्टली ना हो जाएगा, तो कंज्यूम पावर रेटेड पावर के डायरेक्टली। ये समझाने का, वो तो अभी लिखिए देता है। क्लियर हुआ? पावर एफिशिएंसी। देखो, पावर हाउस से जो हमको पावर मिल रहा है, पावर यानी कि एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर पावर हाउस से, इसको एग्जांपल के तहत समझते हैं कि 100 जूल की एनर्जी हमको मिल रहा है, पावर हाउस है जो सोर्स होता है, जो एनर्जी देता है, जैसे बैटरी सोर्स है, तो 100 जूल की एनर्जी दे रहा है मान लो, और एक्सटर्नल सोर्स जो लोड लगाया हमने, जो बाहर में बल्ब लगाया या पंखा लगाया, उसने एनर्जी खाया 70 जूल, कितना जूल खाया, और एनर्जी खत्म, दिया 100 जूल और 17 जूल मिला हमको। 100 जूल हमको मिला इनपुट के तौर पे, ओके। अब मिला आउटपुट में कितना? 70 जूल। अरे 100 जूल दिया इनपुट के तौर पे, मिला वो दिया हमको सोर्स ने 100 जूल इनपुट, बट हमको मिला आउटपुट की तरफ से 70, 70 का ही इस्तेमाल कर पाए, तो जो उसको बोलेंगे कि 70% ही वो एफिशिएंट है, जो पावर जो मिला हमको वो 70% एफिशिएंट है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 70% है। अब मान लो कोई और बैटरी है जो हमको 100 जूल में से 80 जूल दिया, ओके, 20 जूल को लॉस किया, ओके, तो वो 80% एफिशिएंट है, लेकिन एक जगह पर 20% का लॉस हो रहा है, एक जगह 30% का लॉस हो रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है? जब तार से गुजरेगा इलेक्ट्रिसिटी तो तार गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हीट में के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा, ओके। तो वो एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि लॉस्ट हो जाता है, और कुछ एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। 100% एफिशिएंट कोई भी सोर्स नहीं होता है, 100% एफिशिएंट नहीं होता। हाँ, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, जितना एनर्जी हमको मिलेगा उसका हम यूटिलाइज करेंगे, कम लॉस होगा, उसको बोलेंगे वो ज्यादा एफिशिएंट है, अच्छा है, ठीक है भैया। तो एक पावर एफिशिएंसी होता है जिसको ईटा से लिखा जाता है, एन की जैसा है, ईटा के जैसा लिखा जाता है, ठीक है। हमारे पास एक सेल है, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बैटरी की बात कर रहे हैं, यानी सेल की बात कर रहे हैं। सेल का ईएमएफ है, यानी बैटरी की ईएमएफ है ई, टोटल ईएमएफ, करंट आई, पूरा ग्रुप ऑफ सेल है, ओके, ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है बताओ, क्या है? कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दिया, ग्रुप ऑफ सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा, दो सेल को हम कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ईएमएफ ई है और इससे करंट आई गुजर रहा है, आई गुजर रहा है। बाहर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आर है, लोड है, ये क्या बताओ क्या है? लोड। लोड क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है, जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है, ऊर्जा खाता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी है, और ईएमएफ सेल का ई है, तो जानते हो कि ई से कम ही ना होगा वोल्टेज, भी ऑब्वियसली है। तो ये हो गया जो खाएगा एनर्जी, ये जो खाएगा बाहर वाला जो हमको मिलेगा, ये हो गया आउटपुट। क्या हुआ? यानी यहाँ पर जो पावर खर्च होगा उसको बोलोगे आउटपुट पावर, आई जो सेल देगा उसको बोलोगे इनपुट पावर। इनपुट पावर कितना मिलेगा? माने इनपुट पावर टोटल पावर हो गया, और लॉस कहाँ होगा? जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो एनर्जी खर्च होगा, ओके। तो सेल के इंटरनल एनर्जी में जो पावर लगेगा वो लॉस्ट पावर हुआ, एक्सटर्नल सर्किट में जो हुआ वो तुम्हारा आउटपुट पावर हुआ, जो हमने लिया, हमको मिला, और ये इसने जो दिया उसको बोलेंगे इनपुट पावर, ठीक है। वही लिखा हुआ देखो। करंट कितना फ्लो किया है बताओ? करंट सर टोटल वोल्टेज ई और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करंट, इस सर्किट में कितना करंट पास
कर रहा है, और आउटपुट पावर निकालना है कि कितना पावर हमको मिला, सर ये पावर मिला आर में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, भी लगा सकते हो या आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हो, बोले बोलते हैं पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज कितना है इसका, सेल का, ई करंट आई, ये हो गया तुम्हारा पावर इनपुट जो सेल ने दिया, जो सेल ने दिया, समझ रहे हो। और ई कैसे दो, और आई जो हुआ तुम्हारा ये आई, समझ रही हो, आई का वैल्यू रख दो ये ई बाई आर प्लस आर, और यहाँ पे तुम भी को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी को आई से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, है ना, भी ये टर्मिनल वोल्टेज, तो ये तुम्हारा हो गया पावर आउटपुट, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो पावर खा रहा है, ठीक है, तो वो आउटपुट पावर हो गया। और ये वाला क्या हो गया, अगर तुमने ई से गुना कर दिया तो वो गया तुम्हारा इनपुट पावर। और लॉस कितना होगा, इनपुट पावर में से आउटपुट पावर माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो तुम्हारा लॉस हो जाता है। लॉस तो दो ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला पड़ता है आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला बोले थे कि आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू तुमको पता है इतना। ये हो गया तुम्हारा लॉस्ट, ये इतना एनर्जी का हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ये पावर लॉस करेगा, ठीक है। हम लोग अभी आउटपुट पावर की बात करने वाले, ध्यान सुनो। आउटपुट पावर निकालने के लिए इनपुट पावर में से लॉस पावर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये तुम्हारा इनपुट पावर तुमको ये है, ये इनपुट पावर है, ये क्या है बताओ, इनपुट पावर है, ठीक है। और आउटपुट पावर पी लॉस्ट जो ये अभी निकाले, आउटपुट पावर इंटरनल ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर से एलसीएम लो, देखो आर प्लस आर है, ये आर प्लस आर का स्क्वायर है, तो आर प्लस आर का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एक आर प्लस आर कट जाएगा, एक आर प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल, ई स्क्वायर आर। अब तुम देखो तो ई स्क्वायर कॉमन है, देखो तो इसमें, या मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर आर, तो स्मॉल आर कट ही जाएगा, ये आया, ये निकाल के निकला कि सर पावर आउटपुट, सर पावर आउटपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्यों, हमको तो पावर आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो दो पावर अगर इफिशिएंसी निकालना है तो आउटपुट को ऊपर रखना पड़ेगा, इनपुट को नीचे रखना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे बोल रहे ना कि हमको 100 जूल एनर्जी मिल रहा है, जितना एनर्जी मिल रहा है उसमें से 100 जूल हमको सोर्स 100 जूल एनर्जी दे रहा है, सोर्स कितना दे रहा है, 100 जूल एग्जांपल के तौर पे, और 70 हमको मिल रहा है, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट, और 100 से गुना कर दोगे 70% हुआ कि ना हुआ, ये तुम्हारा हो गया पावर एफिशिएंसी, 70% ही हमको पावर मिला, ठीक है, 30% लॉस हो गया, 30% हो गया, समझ में आपको। तो कभी भी तुमको पावर एफिशिएंसी चाहिए तो जो पावर तुमको मिल रहा है आउटपुट पावर ऊपर रखोगे, और जो इनपुट पावर जो दिया रहा है सोर्स वो नीचे, और टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया पावर एफिशिएंसी परसेंटेज में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि तुम क्या करो, पावर आउटपुट निकालो, पावर इनपुट निकालो, और पावर इनपुट में से पावर आउटपुट घटा दो, ओके, या सॉरी अभी क्या किया, पावर आउटपुट लिए पावर इनपुट निकाले, पहले क्या निकाले, पावर इनपुट, अब पावर लॉस निकाल लिए, पावर इनपुट में से पावर लॉस घटा दिया, मान लो कि पावर इनपुट 100 जूल है, उसमें से लॉस हो गया 30 जूल, तो बचा कितना, 70 जूल जो हुआ तुमको पावर आउटपुट हुआ, तो वही किया ये पर एक तरीका हो गया यहाँ तक निकालने का फॉर्मूला। एक और तरीका सर पावर आउटपुट का फॉर्मूला एक और निकाल सकते हो, आई स्क्वायर आर, देख ली इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आई स्क्वायर आर करते हैं, आई स्क्वायर आर मतलब कि कैपिटल आर रेजिस्टेंस, दो स्मॉल आर हो गया लॉस्ट वाला, ये लॉस्ट पावर हुआ, और कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आउटपुट पावर हुआ जो तुमको मिला, ओके। और आई का वैल्यू ई प्लस ई बाई आर प्लस आर का स्क्वायर कर दो, सेम ही आंसर आया। तो इतना लंबा न करने की बजाय सिर्फ इतना काम कर दो चल जाएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आउटपुट पावर, क्या हो गया, चलो अब आउटपुट पावर को ध्यान से देखना, आउटपुट पावर कितना आया, ए स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, एक दो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तुम लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2ab नहीं प्लस 4ab क्या लिख सकते हो, बताओ, पूछो कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab 4ab जो होगा कितना होगा 2ab प्लस 2ab होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये नया फॉर्मूला देख लेना सर कैसे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस 4ab है, प्लस 4ab में माइनस 2ab घट जाता है, प्लस 2ab बचेगा, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ए आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा, तुमको पता है ना कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम अभी बात करने वाले हैं आउटपुट पावर को मैक्सिमाइज करना है, माने हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमको आउटपुट पावर अधिक से अधिक कितना मिलेगा, अधिक से अधिक कब मिलेगा, ओके, कितना मिलेगा कब मिलेगा, तो पहले देखो कब मिलेगा, कितना तो बाद में पुट कर लेंगे सर। तो अगर आउटपुट पावर का मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये तभी होगा मैक्सिमम जब नीचे वाला कम से कम हो, नीचे वाला ऑलरेडी बता दें कि अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होता है तो पूरा वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाता है, तो ये मिनिमम तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू क्या हो, क्या स्क्वायर कभी निगेटिव तो होता नहीं है, और 0 कभी होगा जब आर का वैल्यू आर के बराबर हो, तो भाई ये वही लिखा हुआ है कि आउटपुट पावर इज मैक्सिमम व्हेन आर माइनस आर इक्वल टू 0, यानी कि आर इज इक्वल टू आर, क्या मतलब है बताओ, आर इज इक्वल टू आर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के जब बराबर होगा तो तुम्हारा जो आउटपुट पावर मैक्सिमम होगा, क्या बोले समझाया, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तब जाके आउटपुट पावर मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन, यही एमसीक्यू यहां से बनता है कि बताओ कि किसी सर्किट में, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें पावर आउटपुट मैक्सिमम कब मिलेगा, पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। सेल वाला बात भी हम लोग किए थे, मिक्स कॉम्बिनेशन, याद है? सेल के मिक्स कॉम्बिनेशन बोले थे कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट का कंडीशन था। और यहां पर मैक्सिमम पावर की बात हो रही है, पावर डिलीवर मैक्सिमम तब होगा, कितना होगा मैक्सिमम वाली बात है, लेकिन बोला कि जब आर आर के बराबर होगा, ये हो गया मैक्सिमम पावर। ठीक है, तब देखो हो गया, मतलब कि मैक्सिमम पावर का कंडीशन, मैक्सिमम पावर का कंडीशन। अब कितना होगा मैक्सिमम पावर, पहली बात बताओ, मैक्सिमम पावर कब होगा, आउटपुट जो है मैक्सिमम कब होगा, तो बोलो जब आर आर के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन सर मैक्सिमम पावर कितना, तो रख दो इसमें, इस बार ये ना है तुम्हारा पावर आउटपुट, रखो आर की जगह रख देना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, या कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो। हम आर, इसको आर को हटा के कैपिटल आर रख दिया, तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर खल्लास, तो बच गया ई स्क्वायर। ये तुम्हारा होगा ई स्क्वायर बाय 4r, ये तुम्हारा होगा मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये आउटपुट पावर मैक्सिमम है। जानते हो कितना है, जानते हो? ये मैक्सिमम पावर जो आउटपुट है ये मैक्सिमम है, ये 50% है। तुमको यकीन नहीं हो रहा, करके दिखाता हूं। पावर एफिशिएंसी क्या होता है, बोले थे ईटा से दिखाता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100। ओके, अब निकाल के देखते, चलो पावर आउटपुट निकाल चुके तुम, पहले देखते पावर आउटपुट निकाल के दिखाते हैं। पावर आउटपुट निकाल चुके हैं, कितना पावर आउटपुट, ये ना ई स्क्वायर बाय आर, अरे पावर आउटपुट हो गया, पावर इनपुट हो गया ये वाला, देखते रहो, खाली देखते रहो। यहाँ पर ई स्क्वायर बाय आर कहाँ गया, ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये पावर इनपुट ये ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर है ना, अभी बता था ना, ये कैंसिल हो जाएगा एक पावर से, ई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच्चा आर बाय आर प्लस आर। अब देखने से लग रहा है ये फॉर्मूला आ गया, लो देखो हो गया, देखते रहना, इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है तुमको, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ईटा की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अरे ये ज्यादा तो ये कम ना, कि बट्टा में ना। अब तुम बताओ कि अगर आर जीरो हो जाए, तो आर आर कट जाएगा, तो 100% हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर सेल की, अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, बिल्कुल आइडियल सेल हो जाए, क्या बोले आइडियल सेल, आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कौन सेल की बात हो रही है, कौन सेल की बात हो रही है, आर कब जीरो होता है, जल्दी बताओ। आइडियल सेल के लिए, आइडियल सेल किसको बोलते हैं, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, आइडियल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कौन सेल की बात हो रही है बताओ, आइडियल सेल की बात हो रही है, आइडियल सेल की बात हो रही है। ठीक है, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो दो ना, आर बट्टा आर कट जाएगा 100%। लेकिन सेल जब इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो पावर लॉस होगा नहीं, पावर लॉस होगा नहीं तो जो भी तुमको इनपुट देगा वो सारा आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन 100 बोले ना कि आइडियल नाम का चीज नहीं होता है। ओके, क्योंकि आइडियल, परफेक्टली आइडियल तो कुछ ना कुछ तो वो एनर्जी खाएगा ही, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। लेकिन नहीं अगर होगा, आइडियल है तो उस केस में तो 100% हो जाएगा। लेकिन 100 जूल एनर्जी अगर सेल देगा तो 100 जूल एनर्जी हमको मिल जाएगा, यानी कि बाहर वाले सोर्स को, बाहर वाले लोड को। ठीक है, समझे? तो पावर एफिशिएंसी 100% होगा, यानी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम 0 है तो 100% है, मतलब सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। लेकिन पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम है, आउटपुट की बात नहीं बोला, पावर एफिशिएंसी। और आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पावर बोलो एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी। ओके, जैसे मान लो अभी बोले थे ये बात देखो, मैंने लिख दिया, जैसे जैसे आर बढ़ेगा एफिशिएंसी की वैल्यू घटेगी। क्या बोले मैंने, बोलो, जैसे जैसे आर बढ़ेगा। ओके, अब एक चीज सुनो, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी भी पढ़े थे, बोलो मैक्सिमम पावर, मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ध्यान देना अच्छा से, मैक्सिमम पावर, ओके आउटपुट। चलो मैक्सिमम पावर कब होता है, कब बोले थे, जब आर इक्वल टू आर। तो उस केस में देखो एन कितना आता है, माने ईटा कितना आता है, ईटा कितना आता है, ईटा कितना आता है, कितना आता है बताओ, आर बाय आर प्लस आर, है ना, इंटू 100, आर बाई टू आर बोल रहे हो, आर बाई टू आर इंटू 100, आर आर कितना परसेंट आया, कुछ समझ रही हो क्या बोले हम? ये जो अभी साबित करके आए हो, मैक्सिमम आउटपुट पावर कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होता है। कितना होता है, ई स्क्वायर बाय 4r। ओके, कब होता है, कितना होता है, आप सुनो। और कितने, और जो मैक्सिमम आउटपुट आता है वो उसमें एफिशिएंसी उस टाइम में कितना होगा, एफिशिएंसी 50% होगा। बस माने कि मैक्सिमम पावर भी होगा तो 50% होगा। सोचने वाली बात है, माने कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो कितना परसेंट होगा, एफिशिएंसी 50%, जब आर आर के बराबर होगा। मैक्सिमम वैल्यू 50% मिल रहा है एफिशिएंसी की। ठीक है, जब आर आर के बराबर होगा। समझ रहे बात को?
पावर की बात हो रही है, ठीक है, एफिशिएंसी पावर। तो देखो अब सुनो, मैंने समझाने के लिए बता दिया। तुमको एग्जाम में पूछेगा, बताओ कि 3 तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बोलेगा कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगा, तो बोलोगे जब आर आर के बराबर होगा। एक्सटर्नल से इंटरनल से कई एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा कि मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो वैल्यू अगर पूछ देगा तो वैल्यू या ए स्क्वायर बाय 4r। मैक्सिमम पावर के टाइम पे एफिशिएंसी कितना होगा। दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पावर जब होगा, जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा तो उस टाइम एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, ये बात नहीं मैं बोल रहा हूं। एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है, ये 85% आया है। एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ये मैक्सिमम पावर नहीं बोलोगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% होता है, जो कि तब होता है जब तुम्हारा सेल आइडियल हो, यानी कि आर की वैल्यू 0, स्मॉल आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस 0। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पावर जब दे रहा है जब आर आर के बराबर, यानी कि स्मॉल आर तो है ना कुछ ना कुछ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है, तो उस टाइम पे तुमको एफिशिएंसी 50% होगा, तो उस टाइम मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, वो याद रखना 50%, एग्जाम में पूछ सकता है ये। और एक और बात ये बताइए कि जैसे जैसे देखो, हाँ पहले बताओ, जब आर की वैल्यू, मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ एन और आर के बीच में, मैंने एन करें ईटा के बीच, ईटा और आर के बीच में। ईटा क्या है ये, ईटा क्या है, पावर इफिशियंसी, परसेंटेज में। तो बताओ जब आर की वैल्यू 0 थी, आइडियल सेल के 100%, ओके, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। दिखा दिए बोला कि जैसे जैसे आर इंक्रीज करता है, एन क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आया तुमको, घटते 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 घटते, ठीक है, बहुत कम हो गया। जब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, पावर एफिशिएंसी बहुत कम होगी, बोल दिया। क्लियर हो गया। अब इस ग्राफ को देख, समझ आ गया ग्राफ का मतलब। अब इस ग्राफ से कुछ कुछ बात समझो। अब एक और ग्राफ है, इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बड़ा एमसीक्यू टाइप का आता है क्वेश्चन को, खाली गहराई से बात को समझो। आउटपुट पावर हम लोग निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर बाय आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आउटपुट पावर है, ओके। अब मैक्सिमम तब होता है जब आर आर के बराबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक सुनो अच्छा से, ये आउटपुट पावर जो है देखने से लग रहा है, ध्यान से ना, कैपिटल आर के साथ चेंज करने की बात कर रहे हैं, कैपिटल आर, मैं कैपिटल आर पर दिख रहा हूँ, कैपिटल आर पर डिपेंड कर रहा है ना। चलो, अगर कैपिटल आर की वैल्यू 0 है, कैपिटल आर की वैल्यू माने कि बाहर में तुमने कोई लोड नहीं लगाया, कोई लोड नहीं लगाया, ओके, तो ऑब्वियसली कि आउटपुट कोई पावर लेवे नहीं करेगा। अरे बाहर जब एनर्जी तुमने को एनर्जी खाने वाला कोई चीज लगावे नहीं करो, तो तुम्हारा बिजली का आएगा। तुम बल्ब नहीं लगाओगे, पंखा नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा बिजली बिल आएगा, बिजली खावे नहीं करेगा। तो वही है कि अगर तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 रखा, लोड है ही नहीं तुम्हारा, तो पावर आउटपुट 0। पावर आउटपुट का यहाँ रखो ना, आर की जगह 0 रखोगे तो 0 रखो तो 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आर, कैपिटल आर की जगह 0 रखोगे ना, ये चीज अलग है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो गई है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0, जब आइडियल सेल की बात होगी तो उस टाइम पावर एफिशिएंसी 100% होगा, वो अलग बात है। मैं अभी बात कर रहा हूँ पावर आउटपुट की, जो कि कैपिटल आर के साथ चेंज करेगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0 है, यानी लोड तुमने नहीं लगाया, कोई बाहर में कुछ नहीं लगाया, खर्च, तुम्हारा बिजली खर्च नहीं होगा, तो उस टाइम में तुम्हारा पावर आउटपुट 0 है, तुम्हारा पावर खर्च नहीं हुआ, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर तुमने आर बहुत बड़ा लगा दिया, आर बहुत, देखो जब तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 0 है तो तुम्हारा आउटपुट पावर 0 है, इसका मतलब है कि ग्राफ 0 से पास करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 0 है तो 0 का ग्राफ बनाना है हमको पावर और कैपिटल आर के बीच में, ठीक है। चलो, और अगर आर इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, अब इंफिनिटी रखोगे, यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। देखिए सर ग्राफ को देख के पता ना, देख रही हो, देखो ना, अगर तुम यहाँ पर रखोगे, सॉरी नहीं इंफिनिटी यहाँ पर रखोगे, ऐसे बताता हूँ, इसको कैसे सोचोगे बताता हूँ। हाँ सही से, आर इनफाइनाइट है। आर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि आर बहुत बड़ी वैल्यू है, जब कैपिटल आर बहुत बड़ी है तो स्मॉल आर को प्लस से हटा सकते हैं, नहीं याद है ना, जब कैपिटल आर बहुत बहुत बड़ी हो जाए स्मॉल आर से, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो उसके में आर प्लस आर को तुम कैपिटल आर लिख सकते हो, स्मॉल आर को छोड़ सकते हो। ये फिजिक्स में होता है अप्रोक्सीमेशन, कि अगर आपका कैपिटल आर ओके स्मॉल आर से बहुत बड़ा है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू है, तो स्मॉल आर को तुम प्लस से हटा सकते हो। अरे समझे कि नहीं, तो हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। तो मैंने स्मॉल आर हटा दिया, तो आर का स्क्वायर बचा, आर का स्क्वायर एक आर से आर कट जाएगा, स्क्वायर बाय आर, और आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। आर की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है। बट्टा में बहुत बड़ी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, बोले ना, नीचे वाला जितना बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू, तो इनफाइनाइट नीचे आ गया, तो 1/∞ 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 100 बात की एक बात, जब कैपिटल आर की वैल्यू 0 है तो पावर आउटपुट 0 है, जब कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आपकी पावर आउटपुट की वैल्यू भी 0 है। समझिए, मैंने बहुत रेजिस्टेंस लगा दोगे तो तुम्हारा पावर आउटपुट 0 होगा, पावर मिल भी नहीं करेगा सोर्स को, ठीक है भाई, तभी 0। ग्राफ समझाया। तो देखो ये तो कंफर्म है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी 0 है, तो पावर आउटपुट भी 0 है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तभी पावर आउटपुट 0 है। यानी ग्राफ यहां से, ये तो कंफर्म है कि यहां पर दो पावर आउटपुट 0 यहां भी है, पावर आउटपुट 0 इधर भी है। मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तब भी पावर आउटपुट 0 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है तभी पावर आउटपुट 0 है। इसका मतलब है कि जरूर के बीच में वो पहले बढ़ा होगा, पावर बढ़ते बढ़ते घटा होगा, ऐसा थोड़ी कि ग्राफ ऐसे इसी लाइन पे चला जाएगा। अरे जब सोचने वाली बात है, सुनो सुनो,
जब 0 पर पावर आउटपुट 0 है, जब तुमने आर की वैल्यू 0 लिया, कैपिटल आर की वैल्यू तो 0 है, कैपिटल आर की वैल्यू बहुत बड़ी है तभी पावर आउटपुट 0 है, तो गारंटी के पहले पावर बढ़ा होगा फिर घटा होगा। ये ग्राफ बनाने की बात है, इसको ऐसे समझो, या इससे समझ आ जाएगा। जब स्मॉल आर बहुत बड़ा ले लिया जाए, स्मॉल आर बहुत बड़ा ले लिया है कैपिटल आर से, तो तुम कैपिटल आर को छोड़ सकते हो पहले से, तो ई स्क्वायर बाय आर। अब इस बार तो पावर जो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझे कि अगर आप आर बढ़ा होगे तो पावर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ग्राफ बढ़ा। तो यही है ग्राफ का मतलब। अब सुनो, ग्राफ का मतलब आप समझो, अब इस सारी बातों में ग्राफ बनाने का मतलब समझा है कि ग्राफ का ये मीनिंग है। बाकी तुमको ये ग्राफ समझना है। देखो ग्राफ क्या है, पावर आउटपुट कैपिटल आर के बीच में ग्राफ ऐसा है। ग्राफ ये कहता है, ग्राफ को देखो, ग्राफ बस ग्राफ याद रखना है, ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन है। बोल रहे हैं क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में हो सकता है क्वेश्चन आता है। बाकी जो है तुमको खाली इससे इन्फॉर्मेशन लेना है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस कैपिटल आर की वैल्यू 0 तो पावर आउटपुट 0। जैसे जैसे कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ाओगे पावर आउटपुट क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि जब आपका पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो पावर आउटपुट आपका मैक्सिमम। समझ आ गया? आप सुनो, उसके बाद जैसे फिर कैपिटल आर को बढ़ाओगे, कैपिटल आर को, तो फिर पावर आउटपुट क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। जब कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो तुम्हारा पावर आउटपुट फिर 0 हो जाएगा। ये ग्राफ यही है स्टार्टिंग में, कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो पावर आउटपुट कम है, पावर आउटपुट कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा है तो पावर आउटपुट ज्यादा है। एक टाइम आएगा कि पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा, कब, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा। फिर एक बाद तुम कैपिटल आर को बढ़ाना स्टार्ट करो तो फिर पावर आउटपुट घटना शुरू होगा। अब बहुत बड़े वैल्यू पर आर की, कैपिटल आर की बहुत बड़े वैल्यू पर फिर पावर आउटपुट 0 हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है, ध्यान सुना। अगर इस ग्राफ को मैं एक लाइन ऐसे बना दे, इस लाइन ऐसे बना दे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे, तो देखो ये अलग, ये वाला ग्राफ, ये जो देख लो ग्रीन कलर वाला वो ग्राफ है, ये अलग रेजिस्टेंस है और ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस पर। तुम सोचो ना, स्टार्टिंग में कैपिटल आर बढ़ाने से पावर बढ़ रहा था, मैक्सिमम होने के बाद फिर कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ाने से फिर घट रहा था। दोनों बात हो रहा है, माने ध्यान दो, पावर आउटपुट कैपिटल आर बढ़ने से बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर पावर आउटपुट घटना स्टार्ट हो गया। कैपिटल आर बढ़ रहा है लेकिन पावर आउटपुट घटना स्टार्ट हुआ, तो जरूर कोई दो ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिस पर पावर आउटपुट की वैल्यू सेम होगी। नहीं समझा? जैसे मैं बोलूं ऐसे समझना कि कैपिटल आर की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, पावर आउटपुट 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, मैक्सिमम 50 हुआ, ठीक है, 50 हुआ। अब कैपिटल आर की वैल्यू हमने बढ़ाते मान लो कैपिटल 10 ओम कर दिया, 20 ओम कर दिया, 30 ओम कर दिया, 40 ओम कर दिया, 50 ओम कर दिया, 50 ओम पे पावर आउटपुट 50 वाट हो गया, ठीक है, अरे समझे? और फिर अब आप बढ़ाएंगे, अगर आप कैपिटल आर बढ़ाएंगे, कैपिटल आर क्या करेंगे, बढ़ेगा। आप 50 से 60, कैपिटल आर को 60 कर दिए, ओके, 60 कर दिए तो पावर आउटपुट 40 हो जाएगा, घट जाएगा, अब घटेगा। आप 70 करेंगे और घटेगा, ठीक है, अब घटते फिर 30 हो जाएगा, तो 70 पे और 30 पे बराबर ना हो गया पावर आउटपुट ना, माने दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पावर आउटपुट की वैल्यू सेम है। ये समझा रहा हूं, ग्राफ यही बोल रहा है। ये ग्राफ कर रहा है कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस पर पावर आउटपुट की वैल्यू सेम है। आइए मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर बाय 4r जो लिखे थे कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर, क्लियर हो गया? तो दो अलग अलग रेजिस्टेंस, जबकि R1 R2 से छोटा है लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है, क्योंकि पावर तो सेम ही दोनों का। तो ये लिखिए कि R2 R1 से बड़ा है लेकिन दोनों का पावर सेम है। पावर क्यों सेम हो गया? क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर तो बढ़ा, बट फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर घटना स्टार्ट हुआ, तो पावर सेम भी तो हो गया, एक बार बढ़ा फिर, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं है। तो दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पावर वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। वही समझा रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा मैंने यहां पर मैं बोलूं, बताओ, मान लो मैं बोलूं कि 30, ये तुम्हारा जो है ये पावर 30 वाट है, कितना वाट है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं, 30 वाट 30 ओम पर है, और फिर 30 वाट 70 ओम पर भी है। बोले ना अभी हम क्या बोले, जैसे ध्यान दो, मैंने कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम किया, पावर आउटपुट 10 वाट आया। पहले कैपिटल आर की वैल्यू मैंने समझाने के लिए ऐसे करो, तुमको ज्यादा समझ में आएगा, इसको रहने दो, मैं तुमको ना ऐसे करता हूं, कैपिटल आर की वैल्यू और ये पावर आउटपुट है ना। चलो मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल आर की वैल्यू का ले लिया 0, तो पावर आउटपुट कितना हो गया 0। मैंने स्टार्टिंग में 10 ओम किया, 10 ओम किया, पावर आउटपुट हो गया तुम्हारा 10 वाट। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे समझाने के लिए ऐसा ले रहा वैल्यू। 20 वाट किया, 20 ओम किया, 20 वाट हो गया। 30 ओम किया, 30 वाट। 40 ओम किया, 40 वाट। मैंने कि अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 50 वाट किया, 50 ओम किया, 50 वाट। मान लो ये मैक्सिमम है, मैंने बोला कि ये मैक्सिमम है, क्या है बताओ, क्या है ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम है कि इस टाइम में इंटरनल रेजिस्टेंस भी 50 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 50 ओम। समझाने के लिए मैंने बोल दिया, तुमको समझाने के लिए, ठीक है, समझा गया? ये मैक्सिमम है। अब अगर तुमने 60 ओम किया तो अब घटना स्टार्ट होगा, अब ये 40 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ अब ये 30 वाट हो जाएगा। अब तुम देखो 30 वाट यहां भी है, 30 वाट यहां भी है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं। आप समझिएगा?
नहीं समझिए, देख रहे हो, वही समझाने की कोशिश कर रहा था ये एग्जांपल। दो अलग अलग रेजिस्टेंस पर पावर आउटपुट सेम है। क्लियर हो गया? ये समझा रहा है। क्लियर हो गया? अब तुमको दिखाता हूँ, इसका एक रिश्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, रुको, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तुमको ये मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ पर है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैथमेटिक्स है। पावर आउटपुट को हमने पावर आउटपुट का फॉर्मूला ये ना पढ़े थे, ए स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यार देखो ना, यहाँ देख रही है, फॉर्मूला पहले से निकाले स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है। ये अब मैं यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स का काम बताते हैं, कुछ भी चिंता बंद करो। मैंने कहा कि क्रॉस गुना कर दिया इसको, क्रॉस करके ध्यान देना, पी दो क्या करेंगे, आर प्लस आर का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b लिख दिया, इंटू पी लिख दिया, और ये स्क्वायर आर इधर है, स्क्वायर। अब सुनो, इस पी को गुना कर दो, पी आर स्क्वायर, बोलो पी आर स्क्वायर 2rp लिख दिया, 2rp, और उसके बाद ए स्क्वायर आर इधर लिया है। ओके, अब तुम देखोगे यहाँ पर वेरिएबल को मेरा किसके पीछे की बात करना है, कैपिटल आर के साथ बात करना है, कैपिटल आर के साथ। तुम्हारा यहाँ वेरिएबल जो है कैपिटल आर है, ध्यान दो, कैपिटल आर वेरिएबल है। देखो ये एक इस तरह का देखो, कर सको आर स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ भी, कैपिटल आर यहाँ भी है, कैपिटल आर यहाँ भी है, तो देखो कैपिटल आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर यहाँ रखो। इसमें देखो तो कैपिटल आर यहाँ, कैपिटल आर यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन है, देखो तो आर कॉमन ले, तो 2pr माइनस ए स्क्वायर, 2pr तो आर कॉमन ई कॉमन ले लिए ना, ये तुम्हारा 2pr माइनस ए स्क्वायर, और बाकी बचा ई वाला बचा पी आर स्क्वायर करते हैं। अब इसको देखो, इसको तुम थोड़ा लिए x मान लेना, ये x स्क्वायर है, ये x है, हो गया। तो तुम बचपन में पढ़े होगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मैथ में, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, माने ये कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। ओके, अब ए की जगह p है, ए की जगह p है, अब b की जगह x के साथ जो लिखा होता है, ये पूरा b है, ये पूरा क्या है b है, ये पूरा क्या है c है, पूरा c लिख दिया। अब तुम लोग फार्मूला पढ़ो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, पढ़े थे 10th क्लास में, अल्फा इंटू मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, पढ़ते ना, तो मूलों का योगफल जरूरत नहीं है, मूलों का गुणनफल ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, सी का वैल्यू लो, सी का वैल्यू कौन है, पी आर स्क्वायर, ए का वैल्यू p है, रख दिया, पी कैंसिल, अरे दो पी आर स्क्वायर, r1 इंटू r2 इक्वल टू r स्क्वायर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये यानी कि r1 r2 बराबर r स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पावर सेम है, तो उसमें दो अलग रेजिस्टेंस के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है, अगर तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान सुनो मेरी बात को, गजब बात बताने वाला हूं, ये ऐसे ये एग्जांपल मैंने जो लिया है, ये एग्जांपल सुइटेबल नहीं है, क्योंकि हम बताएं तुमको कि आर स्क्वायर इक्वल टू r1 इंटू r2 होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर तुम्हारा r1 का वैल्यू 10 ओम है और r2 का वैल्यू जैसे मान लो, यह मान लो r1 का ओम 25 ओम है ऐसे, और r2 का वैल्यू 4 ओम है, अगर तुमको पूछ दिया जाए एग्जाम में कि चलो r का मान बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, तो तुम क्या करोगे जानते हो, फार्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, r1 का वैल्यू बोलो 25, 4 25 होगा, जल्दी बोलो 100 का वर्गमूल, इसको हटा होता है, कितना आंसर आ जाएगा 10। मतलब तो इस रिजल्ट से निकाल सकते हो, दो अलग अलग आर के लिए बोले तो पावर सेम होता है, तो उसमें एक रिश्ता आ गया, कैपिटल r1 r2 और r में रिश्ता आ गया, स्मॉल r तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रिश्ता, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला रिश्ता है, ये हो गया तुमको प्रोडक्ट से आया, अभी आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और सर सोचो, मैक्सिमम पावर के टाइम पे, ध्यान दो, मैक्सिमम पावर के टाइम पे बताओ, मैक्सिमम पावर कब हुआ, जब r के बराबर हुआ, तो यहाँ बताओ, यहाँ पर r1 r2 तो बराबर ना हो गया यहाँ पे, और ये दो अलग अलग r के लिए वैल्यू r1 r2 पे पावर सेम है, इसका मतलब ये तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे r1 r2 के बराबर होगा, यानी कि दो मूल हो गया, जानते हो ना कि x स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस b प्लस c के दो मूल होता है, दो x समान निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, तो यहाँ पर अल्फा का मान r1 है, बीटा का मान r2 है, जब दोनों बड़ा मैक्सिमम पॉइंट पे ले रहे हो तो वहाँ पे r1 r2 बराबर हो गया, अल्फा बराबर बीटा, तो दो मूल समान हो गया। मूल समान तब होता है जब d की वैल्यू 0 होती है, पढ़े हो, जब विवेचक का मान 0 होता है तो मूल समान होता है, वही है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो वही है, तो हमने d को 0 के बराबर कर दिया। अब d का फॉर्मूला जानते हो, 20 का मान बराबर 0 होता है, b का मान यहाँ से उठा के रखो, ये वाला रखो, ये वाला, और ये 4a का मान ये वाला p और c का मान p r स्क्वायर। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e स्क्वायर का स्क्वायर, e 4 हो जाएगा, माइनस 2 भी लगा दिया, ये 4p स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, कट गया, कट जाएगा, बचा e का पावर 4 4pr e स्क्वायर कट जाएगा, e स्क्वायर का वैल्यू आया 4pr, और यहाँ से तुम इसका पावर निकालो, पावर मैक्सिमम है, पावर का निकालो तो 4r बट्टा चला जाएगा, ये तो पर क्या है, और ये ना पावर मैक्सिमम निकाले हो, माने इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, e स्क्वायर बाय कैपिटल 4r, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल r तो बराबर है ना, आ गया तुम्हारा मैक्सिमम पावर। आई मैक्सिमम पावर फिर बोला, ये सब देख के डरना नहीं है, तुमको पूछा नहीं जाएगा, बता रहे हैं तुमको, बस इन्फॉर्मेशन यार, ओ सर मैक्सिमम पावर तुम निकालते थे, करना निकालते, बताओ तुम्हारे सामने, दो मैक्सिमम पावर कितना निकला था, e स्क्वायर 4r, यहाँ भी आया, और इस तरीके से भी e स्क्वायर 4 आया, 4r को देखिए, और एक रिश्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, r1 r2 इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, मीनिंग समझना, वही मैंने लिखा,
मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। तो कब जो आर स्क्वायर निकालोगे इसमें, आर स्क्वायर 100 ओम होगा। अब 100 ओम को क्या लिख सकते हो तुम, 100 इंटू 1, 100 इंटू 50 गुना 100 भी लिख सकते हो, नहीं समझे, 25 चौका 100 भी लिख सकते हो, अरे समझे कि नहीं, 20 25 100 भी लिख सकते हो, क्लियर हो गया। यानी कि R1 अगर तुम्हारा 100 ओम है तो R2 तुम्हारा 1 ओम होगा, अगर R1 तुम्हारा 50 ओम है तो R2 तुम्हारा 2 ओम होगा, R1 अगर तुम्हारा 25 ओम है, यानी गुना करके 100 होना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सीधे बात है। माने R1 R2 का कोई भी कॉम्बो ले लो आंसर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर हटाए रूट चढ़ा दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लिखा हुआ है कि अगर R का 10 ओम है तो R1 तुम्हारा 100 ओम है तो R2 को 101 ओम लेना ही पड़ेगा, समझे बात को। टेकन ड्यू टू ड्राइव्स करंट। अच्छा ये बात है, एक और चीज समझाता हूं, इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यू भी ले सकते हैं हम, R1 R2 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब एक चीज समझाता हूं, हमने ये वैल्यू चुना, ये वाला वैल्यू कि R1 R2 ये लेंगे, सबसे बड़ा गैप कौन है इसी में ना, रीजन बताता हूं क्या है कि अगर R1 तुम्हारा 100 या R1 तुम्हारा 1 ओम है, R2 तुम्हारा 100 ओम है, वैल्यू खबर है, R1 100 ओम R2 1 ओम, ठीक है। तो ये जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, जब ज्यादा रेजिस्टेंस वाला तुम लेते हो वैल्यू, तो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला करंट ज्यादा, माने करंट कम खींचता है लेकिन लंबे समय तक खींचता है, मैंने क्या बोला समझे, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम आएगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम आएगा, लेकिन करंट लंबे समय तक खींचा जाएगा उससे। मान लो कोई बैटरी है, मैंने कोई तार है, जो तार में रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका, एक तार कम रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके करंट कम ही खींचेगा, मान लो 2 एम्पीयर का करंट खींचा, लेकिन लंबे समय तक खींचेगा वो, कहां तक खींचेगा, हाँ। तो इसमें बड़ा वाला कौन का है, 100 ओम वाला ना, इसलिए मैंने R1 100 ओम ले लिया, R2 100 ओम 1 ओम ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि टेकन ड्यू टू इट ड्राइव्स करंट फॉर लॉन्ग टाइम, माने ये करंट को खींचेगा लंबे समय तक, इसलिए, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, बैटरी पे लिखा होता है 10 एम्पीयर घंटा, बैटरी पर भी लिखा रहता, देखोगे बैटरी पे, बल्ब पे नहीं, बैटरी की बात हो रही है, और लिखा रहता है 10 किलोवाट घंटा, ये क्या है बताओ, ये क्या है, 10 आवर एम्पियर आवर, ये एम्पियर आवर क्या होता है बताओ, देखते हैं, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, देखो ये एम्पियर आवर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, करंट, अरे करंट ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, करंट क्या होता है, करंट एम्पियर ना, एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड, जल्दी बोलो, और टाइम तो सेकंड है ही है, टाइम घंटा या सेकंड बोलो, कर दिया, कूलम आए, चार्ज है, ये चार्ज है, एम्पियर एग्जाम में पूछा हुआ है कि एम्पियर घंटा किसकी यूनिट है, चार्ज की, देखो ना, एम्पियर घंटा, यानी एम्पियर हो गया तुम्हारा, ये हो गया एम्पियर, क्या हो गया बताओ, करंट, और घंटा क्या हुआ, टाइम, फॉर्मूला कैसा होता है, Q बराबर IT ना होता है ये, हाँ चार्ज है ये, एम्पियर घंटा चार्ज है, एग्जाम में पूछेगा कि एम्पियर घंटा किसकी यूनिट है, तो बोलो चार्ज की, तो मैं ऐसे रख दूंगा, एम्पियर I होता है करंट, H हो गया घंटा टाइम, Q बराबर IT है, जानते हो ना, I बराबर Q IT होता है, पढ़े हो ना, पढ़े हो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, नहीं हो जाएगा, कुछ समझाया, नहीं समझाया लग रहा है, तो एम्पियर घंटा किसका यूनिट है, चार्ज की, ये चार्ज है, और ये 10 किलोवाट घंटा, ये जानते हो किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट होती है, बता दिए यूनिट, 10 यूनिट दिया हुआ है, तो पहले 10 एम्पियर घंटा लिखो, 10 एम्पियर को 10 कूलम पर सेकंड लिख दिया, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, ये 3600 कूलम चार्ज हो गया, चलो ठीक है। और 10 किलोवाट घंटा तो जानते ही हो, 10 इंटू भाई 10 पे इतना जीरो आ जाएगा, ओके, 36 पर 6 जीरो, क्योंकि ऑलरेडी जीरो पहले से था, ओके। अब हम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, W/Q, माने बैटरी पे अगर तुम चाहते हो बैटरी का ईएमएफ निकाल ले, तो तुम इसके रेटिंग से भी निकाल सकते हो, बैटरी के रेटिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माने ई रेटिंग से, तो रेटिंग से तुमको चार्ज पता चल जाएगा, और उसके बाद तुमको ये चार्ज पता चल गया, वर्क डन निकल गया, यानी कि ये उसका एनर्जी निकल जाएगा, ओके। E इक्वल टू V/Q होता है ना, W/Q, तो W/Q तुम निकाल के ये 10 यानी कि 1000 वोल्ट का बैटरी है, वो कितना वोल्ट का बैटरी है निकाल सकते हो, समझ आ गया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया, ओके। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको लेता हूँ, देखते कौन जवाब देता है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि R1 मान लो कि तुम्हारे पास R1 जो है, R1 मान लो, R1 तुम्हारा है 12 ओम, मान लो 12 नहीं लेता, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, R1 मान लो कि 6 ओम है, ठीक है, देखते हैं, तो R1 का स्क्वायर क्या होगा, R1 कौन है, R क्या है, R स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ना, तो R स्क्वायर कितना आएगा, 36, कितना ओम आएगा, 36 को क्या लिख सकते हो, 36 से कम 36 ऐसे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 18 तो ना 36, और क्या लिख सकते हो, 12 तो 36, हाँ, और 6 इंटू 6 भी लिख सकते हो ना, और कोई पॉसिबल नहीं है, ये मतलब सर 3 गुने 12, और 12 गुने 3 3 गुने 12 वैसे में है। अब ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R1, और ये हो गया तुम्हारा R2, कौन लेना पसंद करोगे इसमें, कौन वैल्यू, 36 1 18 2 12 3 6 6, अभी बताए 36 एक लोगे, R1 ले लोगे 36 ओम, और R2 ले लोगे तुम 1 ओम, क्यों सर, क्योंकि ये ज्यादा देर तक करंट खींचेगा, वो ज्यादा रेजिस्टेंस का गैप है, यहाँ पे जहां पे रेजिस्टेंस का गैप ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये तब बोले कि फॉर्मूला याद है ना, R इक्वल टू रूट अंडर R1 इंटू R2, ये काम का चीज है, बहुत काम का चीज है ये,
तो आज जो क्लास तुमको हुआ है, जो भी क्लास अभी तक पढ़े हो, ओके, ये याद रखना, पावर एफिशिएंसी याद स्टार्ट किया है, ये सब रटना नहीं है, बस पावर एफिशिएंसी ये एक तरीका है तुम्हारा चीज। सर पावर आउटपुट हो गया, कैपिटल आर कितना खाएगा, कैपिटल आर आई स्क्वायर आर आई का वैल्यू पुट कर दिया, ये पावर आउटपुट हो गया डायरेक्टली, ये सब निकालने का तरीका टेंशन लो। पावर आउटपुट मैक्सिमम तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होता है, कितना होता है वैल्यू, ई स्क्वायर 4r होता है, ओके। पावर एफिशिएंसी जो है वो तुमको 100% तब होता है जब आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, और मैक्सिमम पावर के टाइम पे उस टाइम पावर एफिशिएंसी 50% ही होता है, ये बता दिया। पावर एफिशिएंसी के साथ ग्राफ बना दिया, दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पावर सेम हो सकता है पावर आउटपुट, ओके, बता दिया। उस टाइम में पावर रिजल्ट जो होगा, ये जो रिजल्ट होगा R1 R2 इक्वल टू R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर, ओके, याद रखना बात, क्लियर हो गया, ये सारी बात, ये एग्जांपल तुमको दे दिया मैंने ऐसा, ओके, क्लियर। और ये एम्पियर घंटा, एम्पियर आर जो होता है वो चार्ज का यूनिट है, सीधी सी बात है, और किलोवाट घंटा तो एनर्जी की यूनिट है या वर्क का यूनिट, ठीक है, क्लियर हो गया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देगा, वहां लिखा हुआ ही है, ओके, इसका कोई मतलब, इसको भी हटाइए देता। चलो अब स्टार्टिंग से पूरा नोट, तुम लोग जो नोट नहीं किया नोट कर लिया तुम लोग ना, नहीं स्क्रीनशॉट में, चलो ऑनलाइन जो देखता होगा उसके लिए स्क्रीनशॉट का मामला कर देता, ठीक है। यहाँ से एक कितना देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 तक है, चलो इसको हटा दो। उसको बोलते हैं जब पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या नाम उसका, तो पूछेगा कि मैक्सिमम पावर कब होता है, तो बोलोगे इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, ओके। कितना होता है उस टाइम एफिशिएंसी 50%, पता है ना, ओके।